अच्छा, सिमिलैरिटी और डिस्टेंस वाली स्लाइड है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होंगे, एक सिमिलैरिटी का फंक्शन है और एक डिस्टेंस का फंक्शन है, एस और डी। सिमिलैरिटी का फंक्शन बताता है कि जो आपके दो इनपुट दिए गए हैं पी और क्यू, ये आपस में कितना मेल खाते हैं, कितने सिमिलर हैं। और डिस्टेंस का फंक्शन उसका बिल्कुल उल्टा बताता है कि दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो पी और क्यू हम इनपुट के तौर पर दे रहे हैं, ये पी और क्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई, जैसे कोई इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, करैक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गई कोई। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ इंटीजर से डील करेंगे। और ये वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर अभी आप सीपीपी या फिर पाइथन वाला वेक्टर फ़र्ज़ कर लें, एक लिस्ट फ़र्ज़ कर लें, वरना वेक्टर को मैं डिटेल में बाद में समझाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ सिमिलैरिटी की दो हैं, एक आइडेंटिटी की है। आइडेंटिटी कहती है कि अगर P इक्वल्स टू Q हो तो आपका जो सिमिलैरिटी फंक्शन है वो आपको 1 रिटर्न करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री की वो कहती है कि अगर आप इनपुट के तौर पर पहले P को ले लें, बाद में Q को ले लें, या फिर आप पहले Q को ले लें, बाद में P को ले लें, तो दोनों चीज़ें सेम है। इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी और दूसरी इसकी सेम आइडेंटिटी और सिमेट्री की। आइडेंटिटी की इधर कहती है कि P इक्वल्स टू Q हो तो डिस्टेंस फंक्शन आपका 0 रिटर्न करेगा। ज़ाहिर बात है ना कि जब ये दोनों सेम है तो डिस्टेंस तो बिल्कुल ज़ीरो होगा ना, डिफरेंस तो होगा ही नहीं कुछ। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्री की है, वही वाली बात कि आप पहले P को लो, बाद में Q को लो, या फिर आप पहले Q को लो, बाद में P को लो, सेम चीज़ है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी की। वो कहती है कि डिस्टेंस फंक्शन कोई भी हो, उसकी आउटपुट जो है वो हमेशा 0 या 0 से ऊपर ही होगी हमेशा। अगर सिमिलैरिटी है P इक्वल्स टू Q है तो फिर 0, और फिर जितनी ज़्यादा डिससिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी उस तरह से ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फिर चौथी है यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ना मैं इस तरह से समझाता हूँ कि आपके पास दो पॉइंट्स से P और Q, आप P और Q तक डायरेक्ट पहुँच गए, या फिर आप P से Q तक जाने के लिए आपने Z तक पहले गए और फिर आप Z से Q तक गए। अब ये बताएं कि छोटा रास्ता कौन सा है। ज़ाहिरी बात है P से डायरेक्टली Q तक जाना। यही चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इज़ लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू Z प्लस डिस्टेंस फ्रॉम Z टू Q। सिमिलैरिटी फंक्शंस चार तरह के होते हैं: कंजंक्शन, जैकेट सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कंजंक्शन की पहले बात करते हैं। कंजंक्शन का फंक्शन आपसे तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके जो इनपुट होंगे P Q वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैकेट सिमिलैरिटी आप ऑब्जेक्ट्स और वेक्टर्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और कोसाइन सिमिलैरिटी आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके P और Q वेक्टर्स होंगे। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके दोनों इनपुट जो है वेक्टर्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन को। इसकी एग्जांपल है, आपके पास P है ABC, Q है आपके पास BCD, तो आपके पास B कॉमन आ रहा है और आपके पास C का इंटरसेक्शन आ रहा है, तो 2 है ना, तो आपने सीधा वैल्यू लिख देनी 2। तो आपके पास इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है 2। ये पहला सिंपल था। दूसरा हमारे पास फंक्शन है जैकेट सिमिलैरिटी का। इसका फॉर्मूला है P इंटरसेक्शन Q डिवाइडेड बाई P यूनियन Q। उसका फॉर्मूला था P इंटरसेक्शन Q सिर्फ। हाँ, तो इसकी एग्जांपल पहले कराता हूँ। P ABC है और Q में BCD है। तो जब आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, पहले देखें आप कंजंक्शन क्या आ रहा है। कंजंक्शन में कितनी वैल्यूज़ हैं, एक B की वैल्यू और एक C की वैल्यू है, ऊपर 2 आ गया। और अब देखें कि यूनियन में कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू C की, एक A की वैल्यू है और एक D की वैल्यू है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। तो यूनियन में 4 आ गया, ये टोटल आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। अब ये 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/2 की ना एक इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि ठीक है, आपने यूनियन ले लिया, यूनियन में आपके पास आ गया A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, यह आपके पास यूनियन है। अब आपने इनमें से एक रैंडमली एक टर्म उठा ली, C की उठा ली पहले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने यूनियन में से टर्म उठाई है ये इंटरसेक्शन में भी आएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ये जैकेट सिमिलैरिटी के आउटपुट की एक और इंटरप्रिटेशन है। और जैकेट सिमिलैरिटी की जो आउटपुट है वो हमेशा आपकी 0 से 1 के दरमियान में ही आएगी। जैकेट सिमिलैरिटी फॉर ऑब्जेक्ट इनपुट्स ये तो हमने देख लिया। जैकेट सिमिलैरिटी फॉर वेक्टर इनपुट्स ये अब हमने देखना है। लेकिन उससे पहले ना मैं वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ एक एग्जांपल के ज़रिए से। फ़र्ज़ करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट था और उसके अंदर ना कुछ दो तरह की टर्म्स थी, A और B, A टर्म और B टर्म। A टर्म थी 10 दफ़ा और दूसरी B टर्म थी 20 दफ़ा। तो इसकी वेक्टर प्रेजेंटेशन आप इस तरह से करेंगे इस डॉक्यूमेंट की कि आपने हर एक टर्म को एक एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया, A एक्सिस, B एक्सिस। A में आपने 10 तक मूव करना है, B एक्सिस में आपने 20 तक मूव करना है और यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट ही आपका वेक्टर है। हाँ, अब आपने इसकी फिज़िक्स की बुक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देखी होगी, ऐसे लाइन आती है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए और इस तरह से आखिर में एक एरो हेड आ जाता है।
उस पर बाद में आता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अभी आप देखें कि ठीक है, हमने दो टर्म्स ली, मतलब दो एक्सिस आ गए, यानी दो डायमेंशंस आ गई। ये वेक्टर टू डायमेंशनल है। तो अगर तीन हमारे पास टर्म्स होती फिर क्या होता? तो फिर हमारे पास तीसरा एक एक्सिस आया, ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर हो जाना था। और अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ टर्म्स होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलियन ऑफ एक्सिस आ जाने, मिलियन डायमेंशन में चले जाना थे वेक्टर। तो वेक्टर की यही पावर है। और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक लिस्ट से अपनी प्रोग्रामिंग में। हम प्रोग्रामिंग में इसको एक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से 10, 20, 30, जहाँ पे आने वाली हर एक टर्म एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हकीकत में अंदर खाता है ये एक मल्टी डायमेंशनल एंड डायमेंशनल स्पेस में पड़ा हुआ एक पॉइंट है, दैट्स इट। और उस पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड एसोसिएट है, कुछ ना कुछ उसके साथ एंगल एसोसिएट है। मैग्नीट्यूड और एंगल पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, हमने अभी ये बात की कि वेक्टर कुछ भी नहीं है बल्कि एक आपकी वेक्टर स्पेस है, और उस वेक्टर स्पेस के अंदर कहीं पर भी पड़ा आपका एक पॉइंट है, वो पॉइंट है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तीर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिसकी लेंथ हो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और उसका जो एरो हेड है वो उसका एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नीट्यूड पे पहले बात करो तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं। फर्ज करें आपका वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है 10, 20, 30, 0 एक लिस्ट के ज़रिए से। आपने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हर एक टर्म का स्क्वायर लेना है और हर एक टर्म को प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद आपने सारे का स्क्वायर रूट ले लेना है। ये आपकी निकली मैग्नीट्यूड। आपने एंगल किस तरह निकालना है। एंगल ना दो तरह के होते हैं वेक्टर्स के, एक तो उस वेक्टर का एंगल उस वेक्टर स्पेस के ओरिजिन के साथ, और दूसरा एंगल होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ। फिलहाल हमें वेक्टर का एंगल उसके ओरिजिन के साथ इससे कोई वास्ता नहीं है, हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल देखना है। और उसका फॉर्मूला ये कोस इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स के आपने मैग्नीट्यूड निकाल के उसका प्रोडक्ट लेके डिनोमिनेटर में रख देना है और नॉर्मलाइज कर देना है। मैं ज़रा ना इस फॉर्मूले को डिटेल में बताता हूँ। ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहले तो डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं। आपके पास दो फर्स्ट वेक्टर थे 10, 20, 30, दूसरा था 5, 10, 0। डॉट प्रोडक्ट आप इस तरह से लेंगे कि आप सामने सामने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप बाद में प्लस कर देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब मैं डिनोमिनेटर को एक्सप्लेन करता हूँ। डिनोमिनेटर ये जो हम कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में हम ये जो डिवीजन कर रहे हैं असल में इसको कहते हैं कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से मुराद हम जो इन वेक्टर्स की लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। जब मैं वेक्टर्स की लेंथ की बात करूँगा मतलब मैं उनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैं उन मैग्नीट्यूड्स को ख़त्म कर रहा हूँ। कैसे ख़त्म कर रहा हूँ उसको ना मैं इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक वेक्टर था, आपने उसको डिवाइड किया उसके मैग्नीट्यूड के साथ, आपके पास निकल गया उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसके साथ मैग्नीट्यूड एसोसिएट होता है 1 और उसके साथ एंगल वहीं का वही रहता है, एंगल ओरिजिनल रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर, हमने दोनों के यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए और फिर बाद में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये बताएं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं है। यही चीज़ हम कर रहे हैं। हम ना मैग्नीट्यूड का फैक्टर निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ गर्ज है अपने एंगल से, हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज नहीं है, हम एंगल निकाल रहे हैं। अब हमें एंगल चाहिए क्यों? एंगल की ना एक इम्पोर्टेंस है, वो आपको ना, हाँ मैं इधर था कि हमें एंगल चाहिए क्यों, हम मैग्नीट्यूड निकाल क्यों रहे हैं। फर्स्ट करें आपके पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एक आपके पास ये वेक्टर है, दूसरा आपके पास ये वेक्टर है। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इतनी है और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इतनी है। पहले की डायरेक्शन ये है और दूसरी की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इन दोनों वेक्टर्स में ना डिस्टेंस निकाल के दो, मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर लो। यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ना छोटा सा बता देता हूँ एक एग्जांपल से। 10, 5 ये वेक्टर है और 20, 10 ये वेक्टर है, तो इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, इनका स्क्वायर ले लिया और सारे का स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरह से हमारे पास निकल गया यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जब हमने दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो निकल जाएगा। लेकिन अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का। उसके अंदर सीन ये है कि आगे बात फर्ज करें, एक डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 1 में ए टर्म आ रही है आपकी 5 दफ़ा, बी टर्म आ रही है आपकी 10 दफ़ा। डॉक्यूमेंट 2 में ए टर्म आ रही है आपकी 20 दफ़ा और 10 दफ़ा, और बी टर्म आ रही है आपकी, आ रही है 20 दफ़ा। तो आप देख पा रहे हो कि ठीक है फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा है इधर कम है, लेकिन पैटर्न सेम है।
कि ठीक है इधर बी ए से दुगना है, इधर भी बी ए से दुगना है। अगर इधर फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो रही है इसके मुकाबले में, तो इधर भी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में 2 गुना ही हो रही है। तो पैटर्न तो सेम है ना, हमें पैटर्न से गर्ज है। हमें अपने इस टॉपिक में हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज नहीं, हमें अलाइनमेंट से गर्ज है, पैटर्न से गर्ज है। जब भी मैं कहूँ ना वर्ड यूजेज पैटर्न, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 टर्म्स हैं इस्तेमाल होंगी, वर्ड यूजेज पैटर्न या मैं कहूँ अलाइनमेंट। तो इन दोनों के लिए ना आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, एंगल का। आपको इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना पड़ेगा, और जब आप दोनों में एंगल निकालोगे वो तो आ जाएगा 0 डिग्री। एंगल का भी जो फॉर्मूला उसके ज़रिए से हमने ये निकाल लिया, वो आ जाएगा 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री हमें बताता है कि ये दोनों वैक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अलाइनमेंट के अतबार से बराबर है। अच्छा, वेक्टर पर काफ़ी बातें हो गई। हम किधर थे, हम थे जैकेट सिमिलैरिटी भी हम थे, और हम ना उसको वेक्टर इनपुट के लिए निकाल रहे थे, और वेक्टर इनपुट। हाँ, तो करना क्या था, एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक वेक्टर था, फ़र्ज़ करें 10 20 0। दूसरा वेक्टर था आपके पास कह लें 30 5 30 0 और 5। अब जैकेट सिमिलैरिटी वेक्टर्स के केस में करता ये है कि वो फ्रीक्वेंसी को काउंट ही नहीं करता, वो इसके मैग्नीट्यूड, इसकी इंडिविजुअल एक्सिस मैग्नीट्यूड को काउंट ही नहीं करता। वो क्या करता है कि इसको अगर तो 0 नहीं है तो उसको 1 कंसिडर करेगा, और अगर 0 है तो उसको 0 कंसिडर करेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 1 0 1 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ लग गई होगी। यही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करता ही नहीं है। मैं फ़िलहाल आसानी के लिए ना, आपकी आसानी के लिए फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ। आपके पास जो नए वेक्टर्स आ गए वो इस तरह से हैं, 1 1 0 1 0 1। हाँ, तीसरा फंक्शन हम पढ़ते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ वेक्टर्स के लिए काम करता है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करता। और अब पुरानी एक चीज़ याद करें, मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान हमने डिस्टेंस लेना होता है ना, तो अभी फ़िलहाल अभी के कॉन्टेक्स्ट में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कॉन्टेक्स्ट में हमें थीटा की ज़रूरत है डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं। सिमिलैरिटी और डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से इन्वर्स हैं। तो यानी अगर हमें सिमिलैरिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। और वो क्या होता है, वो होता है ये कि आपने दोनों साइड पे कोस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कटिंग हो गई, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया इस तरह से। ये अब आपके पास फॉर्मूला है कोसाइन सिमिलैरिटी का। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास एक है 10 20 0, आपके पास दूसरा है 20 30 10। आपने डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए और बी का, तो वो आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस कर लिया, यह आपके पास न्यूमरेटर आ गया, और डिवाइडेड बाय आपने पहले का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया कैसे, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई इसको किसके साथ किया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ, 20 स्क्वायर 30 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और इस सारे का जो भी आंसर होगा ना वो आपकी सिमिलैरिटी होगी। अब इसका आंसर आपका ना -1 से लेकर 1 के दरमियान आ सकता है। -1 होगा तो मतलब आपका सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, 1 होगा तो मतलब आपकी सिमिलैरिटी मैक्सिमम है। उम्मीद है चीज़ ये समझ आपको लग गई होगी। मैंने आपको समझाया था कि थीटा की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। थीटा की ज़रूरत पड़ती है जब आपको दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो। तो जब सिमिलैरिटी निकालनी हो तो थीटा का इन्वर्स कोस थीटा ले लें आप। और थीटा का इन्वर्स कोस थीटा कैसे है वो मैं आपको इस तरह से बताया कि ठीक है, थीटा का फॉर्मूला था ये कोस इन्वर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन, और दोनों तरफ आपने कोस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कोस इन्वर्स और कोस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है क्लियर जी। तो चौथा हमारे पास फंक्शन है कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें पहले एग्जांपल के जैसे बताता हूँ उसको करना किस तरह, ये सिमिलैरिटी फाइंड किस तरह करता है। दो आपके पास वेक्टर है 10 20 0 10, दूसरा आपके पास 30 40 10 0। करता ये है कि पहले तो ये दोनों वेक्टर्स के मीन फाइंड करेगा। पहले का मीन आ जाएगा 10 + 20 + 10, ये हो जाएगा आपके पास 40, और 40 डिवाइडेड बाय 4
आपका मीन आ जाएगा इसका 10, और दूसरे का मीन आ जाएगा 30 + 40 70, 70 + 10 80 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास इसका मीन आ जाएगा 20। आपने करना ये है कि आपने हर टर्म में से ना वो मीन माइनस करते जाना है। तो आपके पास इधर इस 10 में से ये मीन 10 माइनस किया तो ये आ गया 0, इस 20 में से मीन 10 माइनस किया ये हो जाएगा 10, 0 में से मीन 10 माइनस किया हो जाएगा -10, इस 10 में से मीन 10 माइनस किया हो जाएगा 0। इस तरह दूसरे वेक्टर पे आते हैं, इस 30 में से मीन माइनस किया 10, इसी तरह 20, इसी तरह -10 और इसी तरह -20। ये अगर दो वेक्टर्स आ गए। अब इन दो वेक्टर्स के ऊपर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपने कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी नहीं है। और क्या करना है जी, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, 0 × 20 + 10 × 20 प्लस -10 × -10 प्लस 0 × -20, डॉट प्रोडक्ट आ गया। डिवाइड का आपने करना है ये 0 स्क्वायर 10 स्क्वायर -10 स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई इस इन सारों का स्क्वायर प्लस करना है। मतलब आपको समझ लग गई है। क्रक्स यही है कि आपने क्या करना है, आपने मीन निकालना है, आपने हर एक टर्म में से, हर एक फ्रीक्वेंसी टर्म में से आपने वो मीन माइनस करना है। आपके पास नए वेक्टर्स आ जाएंगे और वो नए वेक्टर्स के ऊपर आपने कोसाइन सिमिलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है, दैट्स इट। कोसाइन सिमिलैरिटी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के दरमियान ना एक मैं डिफरेंस आपको बताना था कि कोसाइन सिमिलैरिटी ना आपको फाइंड करके देती है आपकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में बताया था कि वर्ड यूजेज पैटर्न को कहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया हुआ क्या है। दोबारा बता देता हूँ कि ठीक है, डॉक्यूमेंट ए में, डॉक्यूमेंट 1 में अगर बी जो है वो ए के मुकाबले दुगना है और डॉक्यूमेंट 2 में बी ए के मुकाबले में दुगना है, तो हम ये नहीं देखेंगे ठीक है इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इसमें कम है, हम सिर्फ इतना देखेंगे भाई देखो बी इसमें भी दुगना है, बी इसमें भी दुगना है, ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, अलाइनमेंट हो रही है। इधर आते हैं, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है दो वेक्टर्स के दरमियान का कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है कि क्या आपके दो वेक्टर्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ये एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से समझाने के बाद मैं दोबारा डेफिनेशन की तरफ आऊँगा, फिर आपको समझ लग जाएगी, ईजी है। देखें पहला वेक्टर है 1 2 3 0, 1 से जब हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास एक यूनिट टर्म बढ़ रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 यूनिट टर्म्स बढ़ रही हैं। दोबारा इधर आते हैं, एक यूनिट टर्म बढ़ी, यहाँ पे 15 से 20 में जाते हुए 5 यूनिट टर्म्स बढ़ गई। यहाँ पे देखें 3 यूनिट टर्म्स कम हो रही हैं, यहाँ पे 5 × 3 यूनिट टर्म्स कम हो रही हैं। यानी जब इधर इंक्रीज़ आ रहा है तो परफेक्ट इंक्रीज़ इधर आ रहा है, और जब इधर डिक्रीज़ आ रहा है उसे कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इधर आ रहा है। जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है ये डिक्रीज़ हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ये कोरिलेटेड हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं दोस्तों की तरह। यही दोस्त कोरिलेशन दोस्ती, इस तरह से याद अपने याद दहानी के लिए इस तरह कर लें, तो हम कहेंगे ठीक है इसकी कोरिलेशन जो है मैक्सिमम है। अब एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 0 और 20 15 10 25। यहाँ पे देखें कि इस इधर बढ़ने पर इधर कम हो रहा है और इधर कम होने पे इधर बढ़ रहा है, और बड़ी परफेक्टनेस के साथ ऑपोजिट वे में इधर बढ़ने से इधर कम होता है और इधर कम होने से इधर बढ़ता है। इधर एक टर्म बढ़ने से 5 टर्म्स कम हुई, इधर 3 टर्म्स कम होने से 5 × 3 यानी 15 टर्म्स बढ़ी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोरिलेशन मिनिमम पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देते हैं, वीडियो एंड। हाँ, इसकी मैं 30 एग्जांपल करवा रहा था। पहले वेक्टर में आपके पास है 1 2 3 0, दूसरे वेक्टर में आपके पास है 20 15 0 10। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कुछ किसी किस्म का कोरिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे चलो ठीक है, हमने कहा मैक्सिमम कोरिलेशन है, यहाँ पे हमने कहा मिनिमम कोरिलेशन है, यानी ऑपोजिट कोरिलेशन है। यहाँ पे किसी किस्म का कोरिलेशन है ही नहीं, कोरिलेशन इज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि देखो ठीक है, यहाँ पे बढ़ने पर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे जब दोबारा बढ़ा तो यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों हो गया? कोई कोरिलेशन है ही नहीं। फिर यहाँ पे 3 टर्म्स कम हो रही हैं तो यहाँ पे दोबारा बाद में 10 टर्म्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। कुछ मतलब पैटर्न कुछ फॉलो हो ही नहीं रहा। ऊपर तो हमने देखा था एक बड़ा तसलसल से एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा। तो यही हमने कुछ एक्सट्रीम कोरिलेशन के एज केसेस देखे हैं। एक हमने देखा कि मैक्सिमम इसकी हो सकती है वैल्यू 1 और मिनिमम, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है कोरिलेशन की, और मिनिमम इसकी वैल्यू कोरिलेशन की -1 हो सकती है, और इसकी कोरिलेशन की वैल्यू 0 तब होगी जब कुछ रिलेशन होगा ही नहीं, कुछ असर होगा ही नहीं।
कोरिलेशन मैंने बताया था कि निकालते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से, जिसका फॉर्मूला, जिसका तरीका हम ऑलरेडी देखा ही है। और अलाइनमेंट हम निकालते हैं कोसाइन सिमिलरिटी से, और उसका भी तरीका और उसका भी फॉर्मूला हम देखा है। ओके, अच्छा, हमने सिमिलरिटी के चारों फंक्शंस की बात कर ली, हम डिसिमिलरिटी के फंक्शन की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस के। तो ये 7 है आपके पास, L1 L2 LP L इन्फिनिटी। इन चारों, पहले 3 के ना आपके पास कोरस्पॉन्डिंग उसके कुछ ज़्यादा नेम्स भी हैं, वो रटने पड़ेंगे आपको, शायद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। L1 का दूसरा नाम है मैनहट्टन डिस्टेंस, L2 का दूसरा नाम है यूक्लिडियन डिस्टेंस, LP का दूसरा नाम है मिकोस्की डिस्टेंस, L इन्फिनिटी का शुक्र है कोई दूसरा नाम नहीं उन्होंने बताया हुआ। और बाकी ठीक है। आगे बाद जैकर डिस्टेंस आ गया, पहले आपने पढ़ा जैकर सिमिलरिटी, अब आपके पास यहाँ पर आ गया जैकर डिस्टेंस। पहले आपने पढ़ा था कोसाइन सिमिलरिटी, अब आपके पास आ गया कोसाइन डिस्टेंस। और लास्ट आपके पास हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस के लिए कंडीशन है, जिस तरह पहले नहीं अपनी कंडीशन पढ़ी थी सिमिलरिटी के केसेस में, कि आपका एक फंक्शन है, क्या वो किस तरह के इनपुट के लिए वो इस्तेमाल होता है, क्या वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट इनपुट के लिए, या क्या वो वेक्टर इनपुट के लिए काम करेगा। हमने देखा था पहले, कुछ थे जो सिर्फ वेक्टर इनपुट के लिए काम करे, कुछ थे जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए काम करे, और हैमिंग जो जैकर्ड था वो दोनों के लिए काम कर रहा था। इसी तरह सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लगती है, इधर कोई कंडीशन नहीं लगती, सिर्फ लास्ट वाले में कंडीशन लगती है, वो ये कि ये सिर्फ उन वेक्टर्स पे काम करेगा जो कि बिट स्टोर करते हैं या कैटेगरी स्टोर करते हैं। इस करना मैं डिटेल में बाद में आऊँगा। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने थे, यही L1 टू L इन्फिनिटी तक। आप फ़र्ज़ करें कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पॉइंट्स आपके वेक्टर्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं कहूँ ना पॉइंट्स का जिक्र मैं करूँ तो आपने समझ आना कि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स है। आप इमेजिन कर लें कि 2 पॉइंट ना एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हैं, सच डैट ये उसका हाइपोटेन्यूस है, ये उसकी बेस है, और ये उसका आल्टीट्यूड है। अब आपने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया, वो आपके पास लेट से आ गया R। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान L1 फाइंड किया, तो वो लेट से आपके पास आ गया S। तो आप देखेंगे कि R जो है ना वो इसके हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा, और S जो है वो इसके बेस प्लस आल्टीट्यूड के इक्वल होगा। R इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, S इक्वल्स टू बेस प्लस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एक ये मैंने आपको फैक्ट बताना था। ये बस कुछ फैक्ट्स हैं, सुनते जाओ, वहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ लेंगी तो आपके पास ये नॉलेज होगी, इस नॉलेज को उधर कॉन्सेप्ट के तौर पर अप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा, दूसरा बताना था, इधर भी फ़र्ज़ करें 2 आपके पास वेक्टर्स हैं, 2 आपके पास पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें कि एक स्क्वायर था आपके पास, सच डैट एक वेक्टर उसके सेंटर में आ रहा है, दूसरा वेक्टर उसके कॉर्नर में आ रहा है, और आपने इन दोनों के दरमियान आपने L1 फाइंड किया, L1 डिस्टेंस फाइंड किया। अब जब L1 डिस्टेंस लेट से R आ गया ना, तो आपके पास प्रीमिस अगर ये आगे कि ठीक है L1 डिस्टेंस मेरे पास R आ रहा है, तो कंक्लूजन आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये जितने भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट था इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट था इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये सारे डिस्टेंस R ही हैं। आई होप कि क्लियर। अच्छा, अब ये लग रहा है कि नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके पास 2 वेक्टर्स थे, वो वेक्टर्स कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं कि एक वेक्टर ना किसी फ़र्ज़ी, किसी इमेजिनरी स्क्वायर के, इमेजिनरी आपके दिमाग में असल में एक्सिस्ट नहीं करता, वैसे ही अपनी हेल्प के लिए आपने कहा कि एक इमेजिनरी स्क्वायर के सेंटर में एक वेक्टर पड़ा है और उस इमेजिनरी स्क्वायर के कॉर्नर पे दूसरा वेक्टर पड़ा है, और इन दोनों के दरमियान आपने L1 डिस्टेंस, आई एम रिपीटिंग, L1 डिस्टेंस R आ रहा है। तो मतलब इधर जितने भी पैरामीटर पे पॉइंट्स पड़े होंगे ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब के साथ फिर जो डिस्टेंस होगा ना, वो आंखें बंद करके आपने कहना है R ही है। आगे मूव करता हूँ। हाँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास 2 पॉइंट्स थे, सच डैट के एक इमेजिनरी सर्कल आपने लेना है, और पहला वेक्टर उसके सेंटर में पड़ा होगा, दूसरा वेक्टर उसके पैरामीटर पे पड़ा होगा, उसके दरमियान आपने L2 डिस्टेंस लेना है। पहले हमने L1 लिया था, हमने L2 डिस्टेंस लेना है। L2 डिस्टेंस लेट से R आ गया। अब आपने यहाँ पर भी आंखें बंद करके कह देना है कि ठीक है, पैरामीटर के जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारों के साथ जो डिस्टेंस है ना, वो R ही आ रहा है, चाहे कोई भी हो जाए। इसी तरह हम एक चौथा भी फैक्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 वेक्टर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, और यहाँ पर हमने इमेजिन करना है, दोबारा एक स्क्वायर इमेजिन करना है, सच डैट पहला वेक्टर उस स्क्वायर के सेंटर में आ रहा है और दूसरा वेक्टर उस स्क्वायर की ना एज के सेंटर में आ रहा है।
पहले मैंने क्या था कॉर्नर में आ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ एज के सेंटर में आ रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो एल इन्फिनिट डिस्टेंस है वो आ रहा है, लेट से आर आ रहा है, एल इन्फिनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एल इन्फिनिट डिस्टेंस आर आ रहा है। तो अब आपने आंखें बंद करके कह देना, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे डिस्टेंस आर आ रहे हैं। उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी, पहले वो कंफ्यूज है, ठीक है कोई नहीं, अब समझ आ गई होगी। अच्छा हमने 4 देख लिए हुए हैं, 5वां छठा ये कोसाइन डिस्टेंस और जैकर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला यही है कि आपने कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के 1 में से उसको माइनस कर देना, आपके पास कोसाइन डिस्टेंस आ जाएगा। और जैकर डिस्टेंस निकालने के लिए आपने जैकर सिमिलैरिटी निकालनी है और 1 में से उसको माइनस कर देना, आपके पास जैकर डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल यही फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आपको फिर डिस्टेंस का भी समझ आ जाएगी। और आपका लास्ट था हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी कंडीशन है कि या तो आपका वेक्टर सिर्फ बिट्स कंटेन करना चाहिए या तो वो सिर्फ कैटेगरीज कंटेन करना चाहिए। एग्जांपल समझा देता हूँ। बिट्स में आपके पास ये होता है कि सिर्फ 1 या 0 आना चाहिए, और कैटेगरीज में ये होता है कि आपके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो। नॉर्मली क्या होता है, आप इधर 1 डाल दो, 2 डाल दो, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी डाल दो। लेकिन नहीं, कैटेगरी में ये नहीं होता। कैटेगरी में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आप वही सिर्फ डाल दो। जैसे मैरिड अनमैरिड 2 टर्म्स हैं, यही डाल सकते हो। डिनर ब्रेकफास्ट लंच सिर्फ 3 टर्म्स हैं, वही डाल सकते हो। पास फेल 2 टर्म्स हैं, सिर्फ वही डाल सकते हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल देता हूँ दोनों की। पहले बिट्स की एग्जाम्पल, बिट्स से एग्जाम्पल देता हूँ। 1 0 1 1 और 1 0 0 1। अब इसमें से हैमिंग डिस्टेंस आपने कैसे निकालना, आपने देखना है अनकॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। ये कॉमन है, इसको नहीं काउंट करना। ये कॉमन है, इसको नहीं काउंट करना। ये अनकॉमन है, इसको काउंट कर लेना। ये कॉमन है, इसको नहीं काउंट करना। तो आपका हैमिंग डिस्टेंस आ गया 1। इसी तरह कैटेगरीज में आ जाता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, ये कॉमन आ गया, इसको नहीं गिनना। ये अनकॉमन आ गया, इसको गिन लेना। ये अनकॉमन आ गया, इसको गिन लेना। तो यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस आ गया 2। यही है हैमिंग डिस्टेंस, और कुछ नहीं है। हैमिंग सिमिलैरिटी आपकी स्लाइड में नहीं है। हैमिंग सिमिलैरिटी अगर निकालनी हो ना तो आपने कॉमन को गिनना है। हैमिंग डिस्टेंस निकालना है तो आपने अनकॉमन को गिनना है। बस यही डिफरेंस है। 3 चीज़ों में हमने डिफरेंस देखना है। एक तो आपके पास स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जिसमें टेबल्स हों। टेबल्स के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से क्यूरी लग जाती होती है, डीबी में हम करते हैं यहाँ। और आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जैसे हमारी स्लाइड्स हो गई, उसके अंदर हेडिंग्स हैं, उसके अंदर फिर बुलेट्स आ जाती हैं, फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर दोबारा हेडिंग आ जाता है। उस हेडिंग के साथ मेटा डाटा एसोसिएट होता है। उस मेटा डाटा के बेस पे हम इसको भी क्यूरी कर लेते हैं। फिर आगे पास आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो कि मतलब निरा टेक्स्ट होता है। उसके ऊपर क्यूरी करना काफ़ी मुश्किल होता है आपको। फिर उसके बाद टेक्स्ट क्यूरी करनी पड़ेगी, बूलियन क्यूरी करनी पड़ेगी। आगे मैं बताऊँगा आपको क्या होती है दोनों। तो ये 3 तरह के आपके पास डाटा होते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का ही ये सारा चैप्टर है। वो ये होता है कि भाई आपके पास कुछ कलेक्शन पड़ी है और उस कलेक्शन में से ना आपने अपने मतलब का डाटा उठा लेना है। दैट्स इट, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। अब यहाँ पे कलेक्शन हो सकता है कि आपके पास पूरा वर्ल्ड वाइड वेब हो और उसके अंदर से आपके मतलब का डाटा हो, कुछ 2-4 ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपकी असाइनमेंट में हेल्प करते हैं। या फिर हो सकता है कि ये कलेक्शन मेरी डेटाबेस हो और इनमें से कुछ 2-4 रिकॉर्ड मुझे चाहिए हो जो कि मुझे अपनी नीड के लिए चाहिए, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन नीड है या गोल नीड है या यूज़र नीड है, कुछ भी आप इसको कह लो। या हो सकता है कि मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कलेक्शन, मतलब कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की समझ लग गई। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का फिर एक मॉडल भी होता है जिसको आप कहते हो क्लासिक सर्च मॉडल। क्लासिक सर्च मॉडल में क्या था, सबसे पहले तो आपको एक टास्क आता है। मतलब मिस डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि क्लासिक सर्च मॉडल ड्रा करो, तो क्या है उसमें आपके पास सबसे पहले टास्क आता है, यूज़र टास्क। फिर उस टास्क के मद्देनज़र आपने देखना है कि उस टास्क को पूरा करने के लिए आपको चाहिए क्या। उसके बाद जाती है आपकी यूज़र नीड। अब यूज़र नीड आपको पता लग गई, अब आप उस यूज़र नीड को ट्रांसलेट करोगे एक क्यूरी में। क्यूरी भी आपके पास आ गई, आपने क्यूरी कर दी, सर्च इंजन पे लिख दी। सर्च इंजन अब क्या करेगा, सर्च इंजन कलेक्शन में जाएगा और आपका एक रिज़ल्ट निकाल देगा जो कि आपको नीड होगा, जो आपके लिए रेलिवेंट होगा। आपका रिज़ल्ट निकल गया। अब आपका रिज़ल्ट जो है वो दोबारा आपके पास आएगा, थोड़ा सा चेंज होके, थोड़ा सा फ़िल्टर आउट हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। यहाँ पर एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल हुई है उसके लिए।
रिफाइनमेंट। प्रिसीजन और रिकॉल में डिफरेंस हमने देखना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा क्या डिफरेंस होता है। आपकी एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर टोटल आपके पास 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। आपने क्यूरी की और क्यूरी के नतीजे में आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिल गए, वो थे 10, और उन 10 में से 6 ऐसे थे जो कि रेलिवेंट थे, मतलब जो कि बाकी आपको चाहिए थे, बाकी 4 आपको नहीं चाहिए थे, वो एम ही क्यूरी के रिज़ल्ट में आ गए। ये 10 कौन से थे जो कि क्यूरी के रिज़ल्ट में आए। और अब इस टोटल कलेक्शन में टोटल कितने रेलिवेंट थे, ठीक है हमें क्यूरी में 10 में से 6 रेलिवेंट मिल गए, लेकिन इस पूरी कलेक्शन 1 मिलियन कलेक्शन में टोटल कितने रेलिवेंट थे, वो थे 20, जो कि इस क्यूरी के रिजल्ट में आने चाहिए थे, लेकिन क्यूरी ने क्या किया, 10 रिटर्न किया और उनमें से 6 रेलिवेंट थे। उम्मीद है सिचुएशन समझ आ गई होगी। अब इसमें प्रिसीजन क्या, प्रिसीजन इसमें है कि आपके क्यूरी के रिज़ल्ट में जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले उनमें से कितने रेलिवेंट थे, 6, और आपको क्यूरी के रिज़ल्ट में कितने डॉक्यूमेंट मिले, 10। ये आपकी प्रिसीजन। रिकॉल आपका क्या है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट मिले और कितने डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट थे टोटल, यानी 6/20। ये आपका रिकॉल है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रिसीजन क्या होता है कि आपको आपके मिले गए डॉक्यूमेंट्स में क्यूरी के रिज़ल्ट में कितने % आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए थे, और रिकॉल का मतलब होता है कि आपकी कलेक्शन में से कितने % रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मिल गए हैं। रिपीट करके देख लेना अगर अभी भी नहीं समझ आई। अच्छा, आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स से डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, और हर डॉक्यूमेंट में कुछ आपके पास टर्म्स हो सकती हैं, ए टर्म हो सकती है, बी टर्म हो सकती है, सी टर्म हो सकती है। आपने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है कि एक डॉक्यूमेंट में एक टर्म है, आपने 1 से रिप्रेजेंट करना है, और इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि एक डॉक्यूमेंट में एक टर्म है कि नहीं है, आपने उसे 0 से रिप्रेजेंट कर देना है। यानी 0 रिप्रेजेंट करेगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये वाली टर्म मौजूद नहीं है, 1 रिप्रेजेंट करेगा इस डॉक्यूमेंट में ये वाली टर्म मौजूद है। इसी तरह से आप टैबलेट कर लें 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब आपने फ़ाइंड क्या करना है, आपने फ़ाइंड करना है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ए मौजूद हो, बी मौजूद हो, लेकिन सी मौजूद ना हो, ए मौजूद हो एंड बी मौजूद हो एंड सी ना हो। ठीक है, यहाँ से तो आप मैनुअली करने लगोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ना होता, मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ टर्म्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बना लेना। ये जो भी मैंने बनाया हुआ है ना, ये इंसिडेंस मैट्रिक्स ही है कि जिसमें आपका हर एक सेल रिप्रेजेंट करेगा कि फ़लान डॉक्यूमेंट में फ़लान टर्म मौजूद है कि नहीं है। अब आपने करना है कि हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आपने वेक्टर उठा लेना है। टर्म के कोरस्पॉन्डिंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट के कोरस्पॉन्डिंग नहीं वेक्टर उठाना, टर्म के कोरस्पॉन्डिंग उठाना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 0 1 और 0 1 1 और 1 1 0। आपने क्या करना है, पहली आपको ए चाहिए, बी चाहिए और सी नहीं चाहिए, तो ए और बी के वेक्टर के दरमियान आप बिट वाइज एंड ले लें, सी के वेक्टर के साथ आप बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ले लें उसका, और फिर जब आप ये दोनों चीज़ें कर लें तो आप इन दोनों का फिर बिट वाइज एंड ले लेना। ये आ गया आपके पास, सोल्व करके देख लेते हैं। बिट वाइज एंड इस तरह से लेते हैं कि जहाँ पे आपके पास डिफरेंट होंगे वहाँ पे 0 लगा देना, जहाँ पे मतलब जहाँ पे 1 1 आ रहे होंगे वहाँ पे 1, और इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस होंगे वहाँ पे 0। ठीक है, बिट वाइज एंड आ गया, और इसका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जिधर 1 होगा उधर 0, जिधर 0 होगा उधर 1। ठीक है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इन दोनों का बिट वाइज एंड लेना है, 0 0 1। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है तो ये हमें नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट 2 के कोरस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है तो ये भी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, ठीक है ये चाहिए हमें। ये इन्वर्टेड इंडेक्स हमने पढ़ना है। इन्वर्टेड इंडेक्स एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर से, इसी तरह आपका इन्वर्टेड इंडेक्स भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। ये एक डिक्शनरी है जिसमें की पे आपकी टर्म्स होंगी, जैसे ए बी सी टर्म, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ना एक पोस्टिंग लिस्ट होगी। पोस्टिंग लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आईडीज़, जैसे 1 4 6। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आईडीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट ये कर रही हैं कि ए टर्म जो है इस डॉक्यूमेंट में आया, ए टर्म इस डॉक्यूमेंट में आया, ए टर्म इस डॉक्यूमेंट में आया। मतलब इन शॉर्ट पोस्टिंग लिस्ट बता रही है कि ए टर्म किस किस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है।
इसी तरह बी की जो पोस्टिंग लिस्ट बताएगी वो ये बताएगी कि बी किस किस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, जैसे यहाँ 1 2 7 8 और आगे जाता जाएगा। इसी तरह इसकी एक अलग पोस्टिंग लिस्ट होगी। फिर पोस्टिंग लिस्ट में जितनी टर्म्स होंगी ना, जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो इसके साथ आपने 3 की फ्रिक्वेंसी लिख देनी। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो इसके साथ आपने 4 की फ्रिक्वेंसी लिख दी। अगर यहाँ पे कुछ कह लो 20 टर्म्स होती हैं तो यहाँ पर आपने 20 की फ्रिक्वेंसी लिख दी। ठीक। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने पोस्टिंग लिस्ट हमेशा लिंक लिस्ट के तौर पर ही बनानी है, ऐसा भी आप कर सकते हो। आप एक वेरिएबल एरर रख लो, या फिर आप एक डायनेमिक पॉइंटर टाइप एरर रख लो, या फिर आप एक वेक्टर रख लो, मतलब कुछ डायनेमिक ही होना चाहिए। और अगर आप ये हार्ड डिस्क में रख रहे हो तो आप ऐसा करो कि आप चंक्स में रख लो इसको। जैसे ए का चंक आपने बना दिया, बी का एक अलग कंटिन्यूस चंक बना दिया, बस होना कंटिन्यूस चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपने 1 2 और आगे थोड़ा कुछ और लिख दिया फिर आपने अगला यहाँ से 4 लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये है आपका इन्वर्टेड इंडेक्स। इन्वर्टेड इंडेक्स हमने देख लिया क्या होता है, हम समझते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स बनता किस तरह है। आप फर्ज करें डॉक्यूमेंट थे आपके पास 3, डॉक्यूमेंट 1 में आपके पास पड़ा हुआ है ए बी सी डी, डॉक्यूमेंट 2 में आपके पास पड़ा हुआ है बी सी, और डॉक्यूमेंट 3 में आपके पास पड़ा हुआ है सी और डी। आपने पहला काम क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है जिसमें पहले कॉलम पे टर्म्स होंगी, दूसरे कॉलम पे डॉक आईडीज़ होंगी कि वो किस किस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है। तो मैं लिखता जाता हूँ ए 1 डॉक्यूमेंट में आया, बी 1 डॉक्यूमेंट में आया, सी 1 डॉक्यूमेंट में आया, उसके बाद डी 1 डॉक्यूमेंट में आया। इसी तरह दोबारा से यहाँ पे बी सी डॉक्यूमेंट 2 में आया, और उसके बाद सी डी डॉक्यूमेंट 3 में आया। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई हैं। ये पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने ना इसको सॉर्ट कर देना है टर्म के एतबार से। जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपके पास A1, उसके बाद ना अब बी 2 जगह पे आपके पास आ रहा है, B1 भी है B2 भी है। तो अब आप पहले क्या रखोगे, B1 के B2। जब इस तरह होगा ना कि आपकी टर्म सेम आ जाए तो आपने डॉक्यूमेंट आईडी के एतबार से आपने सेंड कर लेना है। तो मतलब पहले B1 आएगा, फिर उसके बाद B2 आएगा। इसी तरह C यहाँ पे 3 जगह पे है, C1 C2 C3। तो पहले C1 फिर C2 फिर उसके बाद C3। और इस तरह D1 भी है D3 भी है, तो पहले 1 और उसके बाद D3। ठीक है, 8 पूरे हो गए, 2 3 4 5, ठीक है 8 पूरे हो गए। दूसरा काम हो गया। तीसरा हमें ये करना है कि आपने ना ग्रुप बाय टर्म कर देना है, यानी ए के कोरस्पॉन्डिंग आप 1 आएगा, बी को जब ग्रुप कर दोगे तो बी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 1 2 आएगा, और जब सी को ग्रुप करोगे तो सी के कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3, और डी को जब ग्रुप करोगे डी के कोरस्पॉन्डिंग 1 और 3। इस तरह से आपका इन्वर्टेड इंडेक्स बन गया। अब जो मैंने फ्रिक्वेंसी कहा था, अब ये आपने जो भी आपकी लिंक लिस्ट बनी होगी आपने उसका लेंथ मालूम करके यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में डाल देना। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी आपके पास 3 है, सॉरी 2 है, क्योंकि इसमें एक 2 है, सॉरी 3 ही है, और इसकी भी 2 है। इस तरह से आपने फ्रिक्वेंसी भी लिख दी। और एक और चीज़ नोट करें कि जब पोस्टिंग लिस्ट बनती है ना तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बननी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों, ये बाद में बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही बननी चाहिए। अच्छा, हमने देख लिया इन्वर्टेड इंडेक्स होता क्या है और बनता क्या है, कैसे है। अब हमें देखना है कि इसका इस्तेमाल किस तरह हमने करना है। आपने फर्स्ट करें ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए की भी आपको पोस्टिंग लिस्ट दी गई है, बी की भी पोस्टिंग लिस्ट दी गई है। ए की है 1 3 7 8, और इसकी है 1 2 8 10। आपने क्या करना है, एल्गोरिथमिकली मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर एल्गोरिथम लिखना है तो किस तरह लिखना है इन्वर्टेड इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए। आपने एक पॉइंटर इधर रखना है, एक पॉइंटर इधर रखना है। अब आपका इंटरसेक्शन के लिए आपके रूल्स ये हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स, कि अगर तो दोनों सेम होते हैं ना तो आपने अपेंड करके आगे दोनों को मूव करना है, मूव बोथ। वरना आपने क्या करना है, आपने मूव स्मॉलर वन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें दोनों डिफरेंट थे, आपने छोटे वाले को, सॉरी ये 1 था, ये दोनों सेम है तो आपने 1 को अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद आपने दोनों को मूव कर दिया, दोनों मूव हो गए। अब यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपने छोटे वाले को आगे मूव कर दिया, ये इधर आ गया। अब यहाँ पे भी सेम नहीं है, आपने छोटे वाले को आगे कर दिया, और यहाँ पर भी सेम नहीं है, आपने छोटे वाले को आगे कर दिया। यहाँ पे सेम हो गया, आपने अपेंड किया, अपेंड करने के बाद दोनों को आगे कर दिया। और इंटरसेक्शन में अगर कोई लिस्ट बच जाती है, जैसे यहाँ पे इस केस में ये बच गई है,
तो बचने वाली जितनी भी लिस्ट होगी वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो सारी बात है, वहाँ से क्या इंटरसेक्शन निकलना है, तो आपके पास इंटरसेक्शन ये निकला है। अब हम इसी तरह देखते हैं ए यूनियन बी किस तरह निकालना है। ए यूनियन बी के लिए पोजीशन लिस्ट दो यही कर लेते हैं 1 3 7 8 1 2 8 10। और इसमें क्या है कि अगर तो इक्वल आता है, इक्वल के केस में आपने अपेंड करना है, ऊपर वाला ही अपेंड करना है और मूव बोथ। और अगर तो इक्वल नहीं आता तो फिर आपने अपेंड करना है और मूव स्मॉलर वन। बस एक चेंज है कि अगर इक्वल नहीं आता तो आपने अपेंड करके छोटे वाले को मूव करना है, उधर आप अपेंड किए बगैर छोटे वाले को मूव कर रहे थे। अच्छा, यहाँ आपने पॉइंटर लगा दिए, सेम आया ठीक है, अपेंड कर दिया, दोनों को आगे मूव कर दिया। डिफरेंट आया, छोटे वाले को अपेंड किया, आगे मूव कर दिया। डिफरेंट है, छोटे वाले को पेंड किया और आगे मूव कर दिया। यहाँ पे 7 और 8 है, डिफरेंट है, छोटे वाले को पेंड किया और 7 को आगे मूव कर दिया। सेम है तो अपेंड करके दोनों को आगे मूव कर दिया। अब यहाँ पे जब लिस्ट बचेगी ना, तो जितनी भी वो बचेगी आपने उस सारे के सारे को इधर अपेंड कर देना है। जैसे 10 बचा, आपने 10 को ला दिया, इसके आगे 11 होता, 13 होता, उस सारे को आपने इधर ला देना था, 11 13। उधर हमने क्या किया था, जब लिस्ट बच गई उसको डिस्कार्ड कर दिया, इधर जब लिस्ट बच गई आपने सारे को ला दिया इधर। अच्छा, हमने ए इंटरसेक्शन भी देख लिया, ए यूनियन भी देख लिया। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन नेगेशन बी। इसको हमने कैसे फाइंड करना है। इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें पहले नेगेशन बी फाइंड करना पड़ेगा। नेगेशन बी के लिए हमें यू माइनस बी करना पड़ेगा। यू यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो लंबा काम है, नहीं हमें करना चाहिए, ज़्यादा टाइम कंप्लेक्सिटी लगेगी। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन नेगेशन बी जब भी होगा ना तो वो इक्वल होता है ए माइनस बी के। ये चीज़ हमें पता है, तो क्यों ना हम ए माइनस बी ही फाइंड कर लें। और वो ए माइनस बी कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। ए की क्या लें, 1 3 7 8 और इसकी है 1 2 8 10। इसमें क्या करना है, अगर तो इक्वल होते हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना, मूव बोथ। और अगर वो आपका ए जो है वो छोटा होता है बी से, तो आपने ए को पेंड करना है और मूव कर देना है, ए को ही मूव ए। और अगर आपका ए बड़ा होता है बी से, तो आपने बी को मूव कर देना है। करके देखते हैं, ये देखें सेम आ रहे हैं, दोनों को मूव आगे कर दिया, कुछ भी अपेंड नहीं किया। और यहाँ पे बी जो है वो छोटा आ रहा है तो ठीक है, बी को मूव कर दिया। यहाँ पे ए छोटा आ रहा है, ए को अपेंड करके आगे मूव कर दिया। अब यहाँ पे ए छोटा आ रहा है, ए को अपेंड करके आगे मूव कर दिया। सेम आ रहे हैं, आगे मूव कर दिया। और अब देखें, अगर तो बी की लिस्ट कुछ रह गई है ना, तो उसको तो डिस्कार्ड कर देना है। और अगर यहाँ पे ए की लिस्ट कुछ रह जाती तो उसको यहाँ पे सारे को पेंड कर देना था। जैसे अगर यहाँ पे आगे होता ना 13 होता, 14 होता, 17 होता, वो 13 14 17 इधर आना था। इसी तरह अब आपको इंटरसेक्शन नेगेशन भी फाइंड करना आ गया, तो अब आप नेगेशन ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर सकते हैं। उसका क्या है, उसमें बी माइनस ए करना है। यही सारी ऊपर वाली बात है। अभी आपने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं ये सारी इसलिए काम कर रही है क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग लिस्ट है वो सेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हमारी पोस्टिंग लिस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में ना होती तो ये काम नहीं हो पाना था, ये एल्गोरिथम नहीं चलना था। इसलिए मैं कह रहा था कि असेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। और दूसरी मैंने चीज़ ये बताई थी कि फ्रिक्वेंसी मालूम होना ज़रूरी है। अब वो फ्रिक्वेंसी मालूम होना क्यों ज़रूरी है वो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने आपको कहा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर बी और फिर उसके बाद आप सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, या फिर आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड करें। क्या चूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे कम है। फर्स्ट करें, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो फिर आपको ज़ाहिर बात है सबसे पहले दो जो छोटे वाले होंगे ना उनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसके बाद उसका बड़े वाले के साथ इंटरसेक्शन करना है। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कम लगती है इस तरह। अगर आप इस तरह करते पहले बी और सी का लेते तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग जानी। तो ये फ़ायदा है फ्रीक्वेंसी मालूम होने का कि हम ना छोटे वाले जो पोस्टिंग लिस्ट होंगे ना उनका इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। फिर यूनियन के केस में उल्टा है। यूनियन के केस में आपने बड़े से स्टार्ट करना है। अगर यही यूनियन होता ना ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप और इधर फ्रीक्वेंसी 3 इधर 5 और इधर 7, तो पहले इनका यूनियन लेना था और उसका फिर ए के साथ यूनियन लेना था। यूनियन में उल्टा है।
ये बात हो गई। और एक और मैं चीज़ बतानी थी, हमने ठीक है देखा कि ए इंटरसेक्शन नेगेशन भी हुआ ना, तो हमने ए माइनस बी करके ना शॉर्टकट लगा दिया। लेकिन क्या होता कि अगर ये ए यूनियन नेगेशन भी होता, फिर हम क्या करते? फिर कोई शॉर्टकट था? नहीं था। फिर हमारी मजबूरी थी कि हमें यू माइनस बी पहले फाइंड करना था, फिर यू माइनस बी फाइंड करने के बाद उसका यूनियन लेना था हमें ए के साथ। तो ये लंबा काम था। आपके पास क्यूरीज की कुछ टाइप्स हैं। बूलियन क्यूरी, ऐसी क्यूरी जिसके अंदर आपका एंड और नोट लगना था। एक्सटेंडेड बूलियन क्यूरी, बूलियन क्यूरी ही है, बस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। पहली उसमें है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, जैसे हमने एग्ज़ाम लिखा और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये इक्वल होगा एग्ज़ाम के भी, एग्ज़ाम्पल के इक्वल भी, एग्ज़ाम्स के इक्वल भी, एग्जाम्पल्स के इक्वली, मतलब ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। इसके ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे हमने एक एसक्यूएल में लाइक का नहीं ऑपरेटर पढ़ा था, लाइक का फंक्शन पढ़ा था, उसी की तरह का है। और दूसरा इसके अंदर आता है बैकस्लैश वर्ड 1 बैकस्लैश वर्ड 2। इसका मतलब है कि दोनों वर्ड जो हैं वो सेम सेंटेंस में आने चाहिए। फिर एक आपके पास होता है बैकस्लैश वर्ड 1 वर्ड 2। इसका मतलब होता है कि दोनों वर्ड जो हैं वो सेम पैराग्राफ में आने चाहिए। फिर आपके पास एक होता है बैकस्लैश कुछ नंबर, कुछ भी डिजिट 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि आपका वर्ड 1 और वर्ड 2 जो है ना, इसके दरमियान एट मैक्स 3 वर्ड्स आने चाहिए। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन एट मैक्स 3 ही होने चाहिए। फिर इसका एक लास्ट चीज़ बतानी है कि वर्ड 1 और इसके दरमियान स्पेस आ गई, फिर उसका वर्ड 2 अगर लिखा है ना, तो इसका मतलब ये ना समझना कि ये लिखा हुआ है वर्ड 1 एंड वर्ड 2, नहीं, ये लिखा हुआ है वर्ड 1 और वर्ड 2, ये बस ख्याल रखना। फिर उसके बाद तीसरी तरह की क्यूरी होती है आपके पास फ्रेज क्यूरी। फ्रेज क्यूरी आप लिखते हो इन्वर्टेड कोमास लगा के। इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने कुछ भी लिखा, आपका वो हू डॉक्यूमेंट में वैसे ही होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा ना वर्ड 1, फिर आपने स्पेस दी वर्ड 2, फिर आपने स्पेस दे के कुछ वर्ड 3 लिखा, तो डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह होना चाहिए कि ये 3 जो वर्ड्स हैं वो एक के बाद एक आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वर्ड 2 पहले आए, वर्ड 1 बाद में आ जाए, वर्ड 3 कुछ वर्ड्स के बाद आगे आ जाए। ये तीनों एक साथ आने चाहिए और ऐसे ही आने चाहिए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी होगा जू का तू आना चाहिए। अब फ्रेज क्यूरीज को हैंडल करने के लिए आपका नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा इन्वर्टेड इंडेक्स, वो तो काम आने से रहा कि ठीक है, हमने वर्ड 1 के लिए जब हमने क्यूरी की तो वो ठीक है वर्ड 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें पोस्टिंग लिस्ट ला के दे देगा। लेकिन हमने क्यूरी ही वर्ड 1 वर्ड 2 इस फ्रेज क्यूरी के लिए की, तो वो क्या, अच्छा हमने देख लिया कि हमारा जो पिछला वाला डाटा स्ट्रक्चर है वो तो काम आने से रहा। तो अब हमने 2 टेक्निक्स निकालनी, बल्कि 3, तीनों को बारी बारी करके बताऊँगा। पहली उसमें से है आपके पास बाय वर्ड इंडेक्सिंग। बाय वर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि बजाय इसके कि आप एक टर्म लो और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप पोस्टिंग लिस्ट लगाओ, नहीं, अब आपने 2 टर्म्स लेनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने पोस्टिंग लिस्ट लगानी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ABCD, तो आपने क्या करना है, पहले AB की एक आपने एंट्री बनानी है, फिर आपने BC की एंट्री बनानी है, फिर आपने CD की एंट्री बनानी है। हाँ, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने डिस्टिंक्ट एंट्रीज बनानी है। जैसे पहले नहीं करते थे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट है AB तो आपने एंट्री सिर्फ A और B की ही बनानी है। और इधर भी इसी तरह आपने डिस्टिंक्ट करना है। आपने पहले AB की एंट्री बना ली, फिर उसके बाद आपने BA की एंट्री बना ली, फिर उसके बाद आपने AA की एंट्री बना ली, और उसके बाद फिर आपने AB की चूँकि ऑलरेडी बना ली हुई है, तो ठीक है, यहाँ पे 3 ही बनी। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें ना आपका इंडेक्स का साइज़ काफ़ी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज बढ़ रही हैं और इंडेक्स का साइज़ भी बढ़ रहा है, तो ये एक इसकी नेगेटिव चीज़ है। और इसकी दूसरी नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर आपको क्यूरी करनी पड़ गई ना ज़्यादा के लिए, ज़्यादा वर्ड्स के लिए, जैसे अब आपने बाय वर्ड इंडेक्सिंग की, लेकिन आपकी जो फ्रेज क्यूरी थी उसके अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3, अब आप क्या करोगे, या वर्ड 4 भी कह लो, तो अब ये करोगे कि वर्ड 1 वर्ड 2 इसके लिए एक फ्रेज क्यूरी, फिर उसके बाद एंड लगा के ना वर्ड 2 वर्ड 3, फिर उसके बाद एंड लगा के वर्ड 3 वर्ड 4, ये आप करोगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये गलत है, ये नहीं काम करती। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो हो उसके अंदर वर्ड 1 वर्ड 2 एक जगह पे हो, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ के कहीं पे वर्ड 2 वर्ड 3 एक जगह पे हो, फिर दोबारा स्पेस छोड़ के कहीं पे वर्ड 3 वर्ड 4 एक जगह पे हो। हालांकि हमें क्या चाहिए, हमें एक फ्रेज क्यूरी में साफ साफ हमने बताया है कि हमें ये चारों के चारों वर्ड्स एक साथ चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बाय वर्ड इंडेक्सिंग काम नहीं आती। बाय वर्ड इंडेक्सिंग की इन्हीं नाकामियों को देखते हुए फिर आगे हमने पोजिशनल इंडेक्स निकाला। पोजिशनल इंडेक्स अगली वीडियो में।
पोजीशनल इंडेक्स हमने पढ़ना था। पोजीशनल इंडेक्स इन्वर्टेड इंडेक्स की तरह ही है, बस इसमें ना ये चेंज है कि इन्वर्टेड इंडेक्स में तो ये था ना कि हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग एक पोस्टिंग लिस्ट है, और पोस्टिंग लिस्ट में उन्होंने डॉक आईडीज़ के बताया हुआ कि इस डॉक्यूमेंट में ये टर्म्स आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे डॉक आईडी के कोरस्पॉन्डिंग कोड लिस्ट बताई होगी, जो कि अक्रेंस लिस्ट होगी, जो कि ये बता रही होगी कि इस डॉक्यूमेंट में ये वाली टर्म किस किस अक्रेंस पे आ रही है। जैसे यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट में ए टर्म जो है 3rd इंडेक्स पे आ रही है, 4 इंडेक्स पे आ रही है, 5th इंडेक्स पे आ रही है। और ये इंडेक्सिंग जो है ये 1 बेस्ड है। अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होनी है तो हम इसको खुद ही बता देंगी। तो यही आपका पोजीशन इंडेक्स है। और नीचे मैंने पोजीशन इंडेक्स की पावर शो करने के लिए एक मैं सिंपल कस्टम से एग्जांपल लिया, जिसके मतलब इतना इसमें हार्ड फास्ट रूल इस्तेमाल करे, बस एक ये लंबी सी एक फ्रेज क्यूरी है, टू बी और नोट क्यू टू बी, और सिर्फ हमने 2 वर्ड्स की पोस्टिंग लिया, इसमें 2 की पोस्टिंग लिया, बी की पोस्टिंग लिया। 2 की पोस्टिंग में आ रहा है 2 4 7, बी की पोस्टिंग में आ रहा है 1 4 और 5। और फिर आगे ये मज़ीद आगे से इनकी फिर आगे से अक्रेंस लिस्ट है 117 13 14, यहाँ पे 190, ये सारी इनकी अक्रेंस लिस्ट है। करना क्या है, हमने यहाँ पे पॉइंटर्स इनिशिएट करवा दिए। हमने देखा कि ठीक है अगर डिफरेंट है तो हमने छोटे वाले को आगे मूव करा दिया, हमने छोटे वाले को आगे मूव करा दिया। अब हमने देखा डिफरेंट है तो हमने छोटे वाले को आगे मूव करा दिया। अब सेम है तो हम आगे से इन दोनों की अक्रेंस लिस्ट में आ गए। अक्रेंस लिस्ट में आने के बाद हमने यहाँ पे भी एल्गोरिथम लगाना है, मतलब लॉजिक लगानी है और देखना है कि क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बी अगर टी है तो टी प्लस 3 पे एक 2 एक्सिस्ट करता हो, टी माइनस 1 पे एक 2 एक्सिस्ट करता हो, और टी प्लस 4 पे एक बी एक्सिस्ट करता हो। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये देखें 429 को पे हमारे पास 2 आ रहा है, और फिर उसके बाद 430 पे हमारे पास बी आ रहा है। इसको हम टी कह लेते हैं, इसको हम t-1 कह लेते हैं। फिर उसके बाद उसके 3 इंडेक्सेस के बाद दोबारा से हमारे पास 2 आ रहा है, और फिर उसके 4 इंडेक्सेस के बाद हमारे पास दोबारा से बी आ रहा है। तो ठीक है, मतलब हमारे पास जो चौथा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमारे पास ये फ्रेस आ रही है, हम देख पा रहे हैं। 429 पे 2 है, फिर उसके बाद 430 पे बी है, फिर 433 पे 2 है, और फिर उसके बाद 434 पे बी है। और हाँ, एक हमने पोजीशन इंडेक्स पढ़ लिया। दूसरा तरीका ये था फ्रेज क्यूरी को शो करने का। तीसरा तरीका था कि आप दोनों को इस्तेमाल कर लो। अगर कॉमन फ्रेजेस हैं तो आप वाई वर्ड उसको इंडेक्स को इस्तेमाल कर लो, वरना आप इसको। अच्छा, हम अपनी तीसरी स्लाइड पे डिक्शनरी पहली चीज़ में पढ़ते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन होता है कि आपने ना कोई भी आपके पास कोई स्ट्रिंग होगी, आपने उसको वर्ड्स में तोड़ना है। इसका हमने पीएफ में एक असाइनमेंट भी हमें मिली थी, टास्क हमें मिला था कि हमें एक स्ट्रिंग मिली थी तो उसको हमने वर्ड्स में तोड़ना था। यही चीज़ यहाँ पर है। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। जोन्स, तो यहाँ पे पोस्ट्रोफी आ गई। अब इसको किस तरह से तोड़ा जाए? जोन इज़ का किया जाए या जोन्स को सारे को एक ही वर्ड लिया जाए? कोई एजुकेशन लिखा हुआ है, को क्या अलग लिया जाए, एजुकेशन को अलग लिया जाए, या सारे को एक साथ ले लिया जाए? इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं टोकनाइजेशन करते वक्त। तो वो कुछ अपने अपने रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल कोई नहीं है इसको हैंडल करने का। नॉर्मलाइजेशन होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम ना वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब एक ही होता है। जैसे हम यूएस से अगर हमने कहना हो तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, यूएस से कैपिटल करके दरमियान में डॉट, या फिर हम ऐसे भी कह देते हैं यूएस से बगैर डॉट के, या हम स्मॉल लेटर्स में कह देते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो इन तमाम तरीक़ों को किसी एक वर्ड पर मैप कर देना, ये होती है नॉर्मलाइजेशन के। मतलब n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमारा कहने का मतलब एक ही होता है, हमने उसको एक वर्ड पे मैप कर दिया। इसी तरह से को एजुकेशन और को एजुकेशन बगैर हाइफन के, इसको भी हमने एक वर्ड पे मैप कर दिया। कोई भी वो एक वर्ड हो सकता है, मैप कर दिया। अब ये मैपिंग का फ़ायदा तो होता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि अगर मैपिंग ये रिलेटेड वर्ड्स के दरमियान ना हो। जैसे एक है आपके पास फेड, ये किसी कंपनी का नाम है, एक फेड एक आम वर्ब है। तो अगर आपने इन दोनों को एक टर्म पे मैप कर दिया तो ये मसला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट करो आपके जो यूज़र है उसने कंपनी को सर्च किया तो कुछ उसको और ही मिल गया। इसी तरह एक कैट कंपनी है और एक कैट बिल्ली है। कैट अगर डॉट्स के साथ इस तरह लिखी है ना, तो अगर आपने इसको एक पे मैप कर दिया और फिर आपके जो यूज़र है उससे कंपनी को फाइंड करना चाहा तो उसको बिलियन की तस्वीरें आ गई, तो ये भी गलत है। तो कुछ इस तरह के मसले आ सकते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की कि नॉर्मलाइजेशन ना आपकी प्रिसीजन को बढ़ाता है और प्रिसीजन को कम करता है और आपकी रिकॉल को बढ़ाता है। अब ऐसा कैसे है? इसकी ना मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि फर्ज करें आपके 2 वर्ड्स से, वीडियो एंड हो रही है, अगले मैं समझाता हूँ।
मैं बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन करने से आपकी प्रिसीजन कम होगी और आपका जो रिकॉल होगा वो ज़्यादा होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल वर्ड के लिए आपने क्यूरी लगाई और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको पोस्टिंग लिस्ट मिली उसमें आपको कुछ 20 डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए और उनमें से 15 लेट से आपके रेलिवेंस के थे। टोटल 50 टोटल रेलिवेंट थे, टोटल 50 रेलिवेंट थे और उन टोटल 50 में से 15 रेलिवेंट आपको इस पोस्टिंग के जैसे मिल गए और वो पोस्टिंग का साइज़ क्या था 20। तो यहाँ पे प्रिसीजन क्या आई, प्रिसीजन यहाँ पे आई 15 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पे रिकॉल क्या आई, वो आई 15 डिवाइडेड बाई द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वी गेट divided by the relevant documents there were in the total collection। ठीक है, अगर यही अगर हमने नॉर्मलाइजेशन की होती तो क्या आना था, नॉर्मलाइजेशन केस में क्या था कि दो वर्ड्स ना किसी एक ही थर्ड वर्ड पे मैप हुए होंगे। तो जब आप इस वर्ड के लिए जब क्यूरी करेंगे ना तो इस वर्ड की भी पोस्टिंग्स आ जाएंगी। मतलब पहले जो सिर्फ 20 आ रही थी और उनमें से 15 रेलिवेंट थे, अब मज़ीद उसमें 20 मज़ीद आएंगे और उनमें से कुछ एक या दो रेलिवेंट होंगे। लेट से उसमें से एक रेलिवेंट है शाद नाज़र। तो टोटल आपके पास 40 डॉक्यूमेंट्स आ गए और उनमें से 16 आपके पास रेलिवेंट हो गए। तो अब आपके पास प्रिसीजन कितनी होगी, 16 डिवाइड बाई 40 प्रिसीजन होगी। क्यों, क्योंकि आपका टोटल 40 डॉक्यूमेंट्स आपको क्यूरी के जरिए से रिसीव हुए, उसमें 16 जो रेलिवेंट थे, तो ये प्रिसीजन हो गई। और द नंबर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आई गेट डिवाइडेड बाय द टोटल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देयर वर इन द कलेक्शन, वो थे 50। तो आपके पास जो रिकॉल है वो आपका है 16 डिवाइड बाई 50। तो एक चीज़ नोटिस करो कि प्रिसीजन पहले तो 15 डिवाइड बाई 20 है, 16 डिवाइड बाई 40। तो प्रिसीजन तो ऑफकोर्स कम हुई है, लेकिन जो आपका रिकॉल है वो पहले तो 15 बाई 50 और अब है 16 बाई 50। तो आपका रिकॉल ऑफकोर्स बढ़ा है और आपका प्रिसीजन जो है वो कम हुई है। एसिमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होती है, पहले हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी। नॉर्मलाइजेशन में ये था कि n वर्ड्स किसी एक वर्ड पे मैप हो रहे थे। अब क्या होगा, अब एक वर्ड n नंबर ऑफ वर्ड्स पे मैप होंगे। जैसे यहाँ पे विंडो जो है वो एक खिड़की पर भी मैप हो रहा है, विंडो खिड़की वाली विंडो और खिड़कियों वाली विंडोज़, और ये विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली विंडोज़। तो ये 3 विंडो पर ये मैप हो रहा है एक वर्ड। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अक्सर का आपकी रेलिवेंस इससे मतलब बढ़ जाती है। रेलिवेंट नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जो आपको रिसीव हो रहे हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, इस तरह से आपका रिकॉल बढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपने ऑपरेशन की क्यूरी लगाई और ऑपरेशन की क्यूरी लगाने पर आपको ऑपरेशन की भी आपको तमाम रिज़ल्ट्स आ गए और ऑपरेशन के साथ आपको सर्जरी के भी तमाम रिज़ल्ट्स आ गए और सर्जरी के साथ आपको ऑपरेट के भी तमाम रिज़ल्ट्स आ गए। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन जो था वो मैप हुआ था इन 3 वर्ड्स पे। तो इस तरह से आपका रिकॉल बेहतर हुआ कि नहीं। इसी तरह दूसरी चीज़ होती है साउंड ट्रैक्स। साउंड ट्रैक्स क्या करता है कि ये ना मिलती जुलती आवाज़ वाले लफ्ज़ों को ना किसी एक वर्ड पे मैप करता है। जैसे बियर और बियर मिलती जुलती आवाज़ वाले लफ्ज़ हैं, तो उसने ना इसको किसी एक वर्ड पे मैप कर दिया। अब ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये फ़ायदेमंद कब है, ये साउंड ट्रैक्स ये चीज़ फ़ायदेमंद तब है जब हम सेम आवाज़ वाले लफ्ज़ों को मैप तो एक पे करें, लेकिन तब जब उनमें से एक कोई कॉमन की जाने वाली मिस्टेक हो और एक उसमें से ठीक वर्ड हो। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग इन्वायरमेंट के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखते, वो ON को निगलेक्ट कर देते हैं, ON नहीं लिखते, उन्होंने ON लिखे बगैर इन्वायरमेंट लिख दिया, लेकिन क्या होगा, उनको सही रिजल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि सही स्पेलिंग वाला इन्वायरमेंट और गलत स्पेलिंग वाला इन्वायरमेंट किसी एक ही वर्ड पर मैप हुआ है। तो इस तरह से अगर वो गलत स्पेलिंग वाला भी लिख देगा तो वो ठीक ही उसको रिजल्ट मिलेगा। तो स्पेल चेक के लिए साउंड ट्रैक्स मैपिंग इस्तेमाल होती है। अच्छा, लिमिटाइजेशन ये इस तरह से है कि आपके पास n नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं और उसको आपने एक वर्ड में मैप करना है, और ये मैपिंग जो होगी ये प्योर ग्रामर बेस पे होगी। जैसे इज़ एम आर जो है वो इसकी बेस फॉर्म बी पर मैप हो गया। इसी तरह कार उसकी प्लूरल फॉर्म, उसकी अपोस्ट्रोफी और सिंगुलर की अपोस्ट्रोफी और प्लूरल की अपोस्ट्रोफी, ये सारे एक बेस वर्ड पे मैप हो जाएँ। देखा, प्योर ग्रामर बेस्ड बातें हम स्टेमिंग पे या स्टीमिंग भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो वर्ड का एफिक्स होता है ना, एक तो प्रीफिक्स होता है जो कि शुरू में आता है, एक होता है एफिक्स जो कि बाद में आता है, वर्ड के आखिर में आता है। जैसे ऑथराइजेशन का एफिक्स है एशन, और इधर ऑथराइज का एफिक्स है ई।
तो एफिक्स को क्या करता है, या तो ये ख़त्म कर देता है, जैसे इधर ई ख़त्म किया और एशियन ख़त्म करके इसने इन दोनों वर्ड्स को ऑथराइज पे मैप कर दिया, या तो ये करता है कि एफिक्स को ना चेंज कर देता है। और ये चेंज किस बेस पे करता है, कुछ रूल्स होते हैं उन बेस पे चेंज करता है। वो रूल्स कौन कौन से हैं, पोर्टर रूल्स हैं, लविन रूल्स हैं, हस्क रूल्स हैं और स्नोबॉल रूल्स हैं। फिलहाल हम पोर्टर रूल्स को देखते हैं। पोर्टर रूल्स यहाँ पे 5 मैंने लिखे हुए हैं। अगर तो आपका फिक्स है ना SSES, तो आपने SS वहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पे केयर्सिस लिखा हुआ है ना, तो केयर्स कर देना है। अगर IES या Y पे एंड हो रहा है तो आपने I कर देना है। जैसे पार्टीज़ और पार्टी बदल गया पार्टी में, I वाली पार्टी में। इसी तरह अगर एशनल लिखा होगा तो आपने उसको 8 कर देना है। मोटिवेशनल से मोटिवेट हो गया। अगर शनल तो उसको शन, TION। जैसे फैक्शनल था तो फैक्शन हो गया। और पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल वही है कि अगर तो आपका जो है फिक्स है वो इमेंट आ रहा है, EMENT, और उससे पहले जो वर्ड्स हैं, करैक्टर्स हैं, वो एक है, तो फिर आपने इमेंट को नहीं हटाना। जैसे सीमेंट के केस में आपने इमेंट को नहीं हटाना, वो सीमेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने हटा दिया तो सिर्फ पीछे सी रह जाएगा, और जो कि नहीं सही लगता एज अ टर्म यूज़ करते हुए। और यही अगर इमेंट लिखा था और पीछे ज़्यादा टर्म्स आ रहे थे, जैसे इंक्रीमेंट कह लो लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप इमेंट को हटा सकते हो, ये रह जाएगा इंक। इस तरह से INCR ये टर्म एक बन जाएगी, इसको आप इंडेक्स कर सकते हो। तो ये आपकी थी स्टेमिंग। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, स्टॉप वर्ड्स आपकी ग्रामर के यहाँ पे डिक्शनरी के कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि ज़्यादातर क्यूरीज़ में कुछ खास मतलब नहीं रखते, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा ये कि वो कुछ खास मतलब नहीं रखते आपकी क्यूरी में। मिसाल के तौर पर आ, द, टू, ऑफ, ये सारे आपके स्टॉप वर्ड्स हैं। तो इन स्टॉप वर्ड्स को आप अपनी इंडेक्सिंग में नहीं शामिल करते। आप अगर कोई इन्वर्टेड इंडेक्स बना रहे हो तो आप इन वर्ड्स को उसमें नहीं शामिल करोगे। अगर आपने शामिल कर दिया तो क्या होगा कि पोस्टिंग लिस्ट इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हैं। तो इतनी बड़ी पोस्टिंग लिस्ट की वजह से एक तो स्पेस भी आपकी बढ़ रही है, और इतनी बड़ी पोस्टिंग लिस्ट को जब आप ट्रेड करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो फिर अब क्या करो, इसको डालो ना, क्या बेहतर है, डालो कि ना डालो। अक्सर केसेस में अक्सर फ्रेज थ्योरीज होती हैं, जैसे हमने देखा टू बी और नोट टू बी, तो वहाँ पर ना इस तरह के स्टॉप वर्ड्स काम आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम ना इसको इंडेक्स कर लिया करें। तो फिर इसका क्या करें, टाइम का क्या करें, फिर स्पेस का करें। टाइम का ये करो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से टाइम को कम कर लो। स्पेस का ये करो कि कंप्रेशन टेक्निक से स्पेस को कम कर दो। ऑप्टिमाइजेशन और कंप्रेशन टेक्निक के बारे में कुछ खास बताया नहीं हुआ, तो बस रट्टा देख लें। उसके बाद हम आते हैं स्किप पॉइंटर पे। स्किप पॉइंटर्स क्या होते हैं आपकी, ठीक है, एक इन्वर्टेड इंडेक्स की आपकी एक पोस्टिंग लिस्ट थी। पोस्टिंग लिस्ट में आपके कुछ 20 डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब इसकी लेंथ है 20। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है 20 का, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, फ्लोर करके 4 आ गया। आपने क्या करना है, हर 4 डॉक्यूमेंट्स के बाद ना आपने पॉइंटर जंप करनी है। एक आपने जंप इधर कर दी, फिर उसके बाद आपने 4 के बाद एक जंप कर दी, फिर 4 के बाद आपने जंप कर दी। दरमियान में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 के बाद आपने पॉइंटर जंप्स रखते जाने, जंपिंग पॉइंट्स आपने रखते जाने। उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपको पहुंचना है 7th डॉक्यूमेंट पे, आपने पहुंचना है 7 डॉक्यूमेंट को पर पहुंचने के लिए आपको पता है कि जंप अगर मैं करूंगा ना तो मैं पहले पहुंचूंगा 4 पे, 4 पे वो आ गया। अब दूसरी जंप वो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो देख सकता है कि अगर मैं दूसरी जंप करूंगा तो वो 8 पे पहुंचेगा, लेकिन नहीं, उसको 8 से पहले रहना है। तो अब वो इंक्रीमेंटली आगे जाएगा और 7 पे पहुँच जाएगा, तो स्पीड नहीं बढ़ी इससे। तो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपके स्किप पॉइंटर्स होते हैं। हाँ, माना कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन चलो स्पीड भी तो आ रही है। अब हम स्लाइड पर हैं TF IDF, चौथी आखिरी स्लाइड। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि आपकी टर्म टोटल डॉक्यूमेंट्स में से कितने डॉक्यूमेंट्स में अपेयर हो रही है। जैसे आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से 3 डॉक्यूमेंट्स में ये टर्म आई हुई है। ये मैटर नहीं करता कितनी दफ़ा आई है, बस आई हुई है, तो मतलब इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होगी 3 उस टर्म की। अब हम बात करते हैं कलेक्शन फ्रीक्वेंसी की। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने डॉक्यूमेंट्स में अपेयर हुआ, और साथ ही ये भी नोटिस करती है कि उन डॉक्यूमेंट्स में कितनी दफ़ा अपेयर हुई। जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स में अपेयर हुई, पहले में 5 दफ़ा अपेयर हुई, दूसरे में 10 दफ़ा अपेयर हुई, और तीसरे में 20 दफ़ा अपेयर हुई। तो तीनों को प्लस कर देना और ये बन जाएगा 35। तो ये 35 होगी इसकी कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। यानी आसान लफ्ज़ों में कहूँ, टोटल हमारे कॉर्पस में ओवरऑल कलेक्शन में ये टर्म कितनी दफ़ा अकर हुई है, वो चीज़ हमारी कलेक्शन फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद आपकी लास्ट में आ जाती है इन्वर्स
डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी का ये फॉर्मूला है log बेस 10 और ब्रैकेट में है एन रिप्रेजेंट करता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं और डी एफ यही जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स में ये टर्म अपेयर हो रही है। इसके वजह से हमारे पास आएगा आई डी एफ क्या होता है, हमारे डी एफ का इन्वर्स होता है। अब डी एफ चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा था कॉमनैलिटी, तो मतलब इन्वर्स ऑफ डी एफ रिप्रेजेंट करेगा रेयरिटी, और जो चीज़ जितनी रेयर होती है वो आपको पता है कि वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी आईडीएफ के ज़रिए से हम अपनी टर्म्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लोग के बारे में भी कुछ बताता चलूँ कि लोग ना यहाँ पर डैम्पिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। डैम्पिंग का मतलब क्या है वो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। हमने वेरिएंस पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में। वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते थे तो बन जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हम वेरिएंस की डैम्पिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वेरिएंस का भी वही काम था जो स्टैंडर्ड डेविएशन का काम था, बस इतना था कि वेरिएंस के साथ ना कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाती, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट लेके ना उसकी वैल्यू को छोटा कर लेते थे और अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लेते थे स्टैंडर्ड डेविएशन में उसको लाके। यही चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। हम एन डिवाइडेड डी एफ के साथ भी काम अपना कर सकते हैं, अच्छी कैलकुलेशन आएगी, सही कैलकुलेशन आएगी, बस मुश्किल होगी हमें, तो इसलिए हम लोग लेके उस वैल्यू को छोटा कर लेते हैं, उसको डैम कर लेते हैं। और यहाँ पर इसलिए बेस भी मैटर नहीं करती, बेस 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नहीं मैटर करती। हमने इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल तो पढ़ा। अब इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बूलियन रिट्रीवल, एक होती है रैंक रिट्रीवल। बूलियन रिट्रीवल तब होती है जब हम बूलियन क्यूरी लगाओ, ऐसी क्यूरी जिसके अंदर एंड और नोट आ रहे हो। उसके नतीजे में होता यह है कि आपके पास ना डॉक्यूमेंट्स 1-0 के केस में आते हैं कि अगर तो ट्रू तो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो गया और अगर फॉल्स तो डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं हुआ। यानी अगर आपके पास टोटल कुछ 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से कुछ रिटर्न होंगे और कुछ रिटर्न नहीं होंगे, तो ये है आपके पास बूलियन रिट्रीवल। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रिटर्न होंगे, कुछ रिटर्न होंगे और कुछ नहीं होंगे, और वो रैंडमली रिटर्न हो सकते हैं। अब आते हैं हम रैंक रिट्रीवल पे। रैंक रिट्रीवल तब होता है जब हम टेक्स्ट क्यूरी लगाएं। टेक्स्ट क्यूरी ऐसी जिसमें मतलब कोई इस तरह का ना एंड और नोट होता है, ना फिर वो एक्सटेंडेड जो आपके पास ऑपरेशन थे ना वो होते हैं, ना फ्रेज इस्तेमाल होता है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, एक स्टैंडर्ड सीधा सीधा टेक्स्ट होता है। और यही आमतौर पे इस्तेमाल होता है, जो हम आमतौर पे क्यूरीज कर रहे थे सारी आपकी टेक्स्ट क्यूरीज होती हैं, और टेक्स्ट क्यूरीज के नतीजे में रैंक रिट्रीवल होता है। रैंक रिट्रीवल में क्या है कि आपके पास तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स ही रिटर्न होंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा। लेकिन फ़र्क तो इतना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट को ना रैंकिंग ज़्यादा मिली होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रैंकिंग कम मिली होगी। जो ज़्यादा रैंकिंग वाले होंगे वो ऊपर नज़र आएंगे और कम रैंकिंग वाले नीचे नज़र आएंगे। अब कैसे पता लगेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा रैंक मिलेगी? तो हर एक डॉक्यूमेंट के साथ ना रन टाइम पे ना हम उसका रैंक कैलकुलेट करते हैं, और जितना ज़्यादा वो रैंक होगा उतना ही ज़्यादा हम उसको ऊपर शो करेंगे। अब वो रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं? रैंक हो गया, रेलिवेंस हो गया, जो मर्जी उसको नाम दे दो, वो कैलकुलेट किस तरह करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जैकर्ड कोएफिशिएंट के जरिए से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा आपके पास तरीका आता है TF-IDF। TF-IDF बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके अभी आपका फाइनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही TF-IDF है। खैर, जैकर्ड कोएफिशिएंट देखते हैं। जैकर्ड कोएफिशिएंट करता यही है कि आपकी क्यूरी आपने लगा दी, इस क्यूरी के कोरस्पॉन्डिंग ना इसने हर एक डॉक्यूमेंट को रखना है। पहले डॉक्यूमेंट 1 को रखेगा और फॉर्मूला एक लगाएगा, फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या है। फिर डॉक्यूमेंट 2 को रखेगा, वो फॉर्मूला लगाएगा और रैंक निकालेगा। फिर डॉक्यूमेंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्यूरी को रख के फॉर्मूला लगाएगा और फिर वो एक रैंक वैल्यू निकालेगा। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए रैंक वैल्यूज़ निकल जाएंगी। इन रैंक वैल्यूज़ के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सच डैट जिसका रैंक सबसे ज़्यादा होगा वो डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा, और जिसका रैंक सबसे कम होगा डॉक्यूमेंट सबसे नीचे आ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला वही है, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय यूनियन। लेट्स से आपके पास दो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, और एक आपके पास क्यूरी थी AB, A वर्ड और B वर्ड, और यहाँ पर भी 4 वर्ड्स हैं, और 4 में से A वर्ड जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 वर्ड्स में से D वर्ड जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब आपने करना यह है कि आपने इसकी रैंकिंग करनी है जैकर्ड कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करके। जैकर्ड कोएफिशिएंट के जरिए से आपने Q के कोरस्पॉन्डिंग D1 को रखा और फॉर्मूला लगाया कंजंक्शन डिवाइडेड बाय डिसजंक्शन का। तो कंजंक्शन लगाया तो ठीक है, A यहाँ पर आ रहा है, B भी यहाँ पर आ रहा है, तो 2, और डिवाइडेड बाय यूनियन क्या आ रहा है? एक टर्म दूसरी टर्म, और यहाँ पर इसको तो नहीं गिनेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपके कंजंक्शन में आ रहा है। फिर तीसरी टर्म 2 डिवाइड बाई 3। अब हम देखते हैं Q कोरस्पॉन्डिंग D2। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं कंजंक्शन डिवाइड बाई डिसजंक्शन का। A नहीं आ रहा, B आ रहा है, ठीक है, एक कंजंक्शन और डिसजंक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, एक B की वैल्यू और
सी की वैल्यू और फिर डी की वैल्यू को एक दफ़ा काउंट करेंगे तो ये 3 आ गया। तो हम ये बताएं ये 1/3 ज़्यादा बड़ी है कि 2/3 ज़्यादा बड़ी है? ऑफकोर्स 2/3। तो मतलब आपका ये वाला डॉक्यूमेंट जो ऊपर रैंक करेगा, ये वाला नीचे रैंक करेगा। अब यहाँ पर मसला क्या है? जैकेट कोएफिशिएंट के साथ मसला ये है कि एक तो ये फ्रीक्वेंसी को किसी खाते नहीं लाता, ये नहीं पता कर पाता कि एक वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आ रहा है। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये नहीं देख पाता कि एक वर्ड कितना रेयर है पूरे कॉर्पस में। ना तो ये आपकी टीएफ देख पाता है, ना आपकी ये आईडीएफ देख पाता है। तो ये दोनों इसकी वीकनेसेस हैं। और इन वीकनेसेस कौन दूर करता है? टीएफ आईडीएफ, जो कि आपका दूसरा तरीका है। वही टीएफ आईडीएफ हमने भी पढ़ना है। ठीक जिस तरह जैकेट कोएफिशिएंट में हमने हर एक डॉक्यूमेंट को क्यूरी के साथ रखकर एक फार्मूला लगाया था जो कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, और उसके बदले में एक रैंक निकला था जिसके मुताबिक हमने डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मैंने इस तरह करना है। हमने डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी करके क्यूरी के साथ रखना है, एक प्रोसीजर लगाना है, और प्रोसीजर लगाने के बाद एक रैंक निकलेगा। उस रैंक के मुताबिक हमने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1 को क्यू के साथ रखे, अगर हमने वो मेथड लगाया तो उससे हमारे पास निकली वैल्यू 0.8 टीएफ आईडीएफ की। दूसरी बारी हमारे पास निकली 0.6 और तीसरी बारी हमारे पास निकली 0.9। तो यानी D3 का सबसे ज़्यादा रैंक होगा, फिर D1 का रैंक होगा, फिर D2 का रैंक होगा। अब वो मेथड क्या है? वो मेथड हम समझते हैं स्लाइड से। हमारे पास डॉक्यूमेंट में टर्म्स आ रही हैं कार, इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, और क्यूरी में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं बेस्ट, कार, इंश्योरेंस। यानी हमारे पास टोटल 4 तरह की टर्म्स हैं, कार, इंश्योरेंस, ऑटो और बेस्ट। वो 4 तरह की टर्म्स हमने इधर लिख दी। और फिर उसके बाद एक हमारे पास क्यूरी है, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब हमने करना क्या है? हमने पहले तो क्यूरी के लिए करते हैं ना। क्यूरी के लिए ना हर एक टर्म की आपने फ्रीक्वेंसी, रॉ फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेनी। पहले देखो कि क्यूरी में ऑटो कितनी दफ़ा आया, 0 टाइम्स। क्यूरी में बेस्ट कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम्स। कार भी 1 टाइम्स आया और इंश्योरेंस भी 1 टाइम्स आया। ठीक है, ये आ गई रॉ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी वेट फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी वेट फाइंड करने का जो स्लाइड में फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, लेकिन जो मिस ने फॉर्मूला करवाया वो डिफरेंट है। मिस ने कहा था कि आपने सिंपल ये करना है कि आपने TF डिवाइडेड बाई N कर देना है। N यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स हैं। इस केस में N हमारे पास है 1 2 3 4, सॉरी क्यूरी 1 2 3। तो इस केस में हमारी क्यूरी में टोटल 3 वर्ड्स हैं, तो ये आ जाएगा 0/3, 1/3, 1/3, 1/3। इस तरह से हमारे पास TF वेट निकल आया। TF वेट निकलने के बाद हमने निकालनी है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। आउटो के लिए हमने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि आउटो का वर्ड हमारे पास टोटल कॉर्पस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स में आउटो का वर्ड आया है। इसी तरह हमने बेस्ट के लिए फाइंड करना है, कार के लिए फाइंड करना है, इंश्योरेंस के लिए फाइंड करना है। फिलहाल उन्होंने ना रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ ले ली हैं। IDF के लिए भी उन्होंने रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ ले ली हैं। हमने IDF को भी ना DF के ज़रिए से फाइंड करना है। शायद हमें N की वैल्यू मिस दे दें, DF की वैल्यू हमने फाइंड इधर कर ली होगी। तो DF और N जब हमारे पास हो तो हम IDF फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने फाइंड किया वेटेड TF। वेटेड TF का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिस ने कहा था कि इस स्लाइड वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने 20 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें उन्होंने रॉ TF को डिवाइड कर दिया था N से। N क्या है? N है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स उस क्यूरी में या उस डॉक्यूमेंट में। मसलन यहाँ पे क्यूरी की बात हो रही है तो इस केस में N आपके पास होगा 3, और जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात होगी तो इस केस में N आपके पास होगा 4। खैर, हमने वेटेड TF फाइंड कर लिया, हमने IDF फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वेट फाइंड कर लेना है। 0 मल्टीप्लाई 2.3 0, 1 मल्टीप्लाई 1.3 1.3। इसी तरह आपने टोटल वेट फाइंड कर लिया। टोटल वेट फाइंड करने के बाद आपने इसको नॉर्मलाइज भी करना है। नॉर्मलाइज कैसे करोगे? नॉर्मलाइज करने के लिए पहले तो आपको टोटल वेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपने हर एक टर्म का स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, और फिर उस सारे का स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे यहाँ पर होगा 0 स्क्वायर प्लस 1.3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट लेने के बाद ना 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और वो 3 पॉइंट समथिंग जब वैल्यू होगी तो उसको इन तमाम के साथ डिवाइड कर देना है। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए, इनकी हर एक एक्सिस टर्म को नॉर्मलाइज करने के लिए 0 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू जब होगी तो 0 ही आ जाएगा। 1.3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जब आएगा तो 0.34 आ जाएगा, और इसी तरह इनको भी डिवाइड करना है तो हमारे पास ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमने कर लिया क्यूरी के लिए काम, और यही सारा काम हमने डॉक्यूमेंट के लिए करना है। अब डॉक्यूमेंट के लिए ना एक चीज़ आप नोट करोगे, ठीक है, उन्होंने रॉ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। उन्होंने कहा कि ऑटो जो है इस डॉक्यूमेंट में 1 दफ़ा आ रहा है, बेस्ट 0 दफ़ा आ रहा है, कार 1 दफ़ा आ रही है, और इंश्योरेंस इस डॉक्यूमेंट में 2 दफ़ा आ रहा है, लिख दिया। फिर उन्होंने वेटेड फ्रीक्वेंसी अपने फॉर्मूले के मुताबिक फाइंड की, हमने अपने फॉर्मूले के मुताबिक फाइंड करनी है।
वेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईडीएफ नहीं फाइंड किया, इन्होंने डीएफ आईडीएफ नहीं फाइंड किया, इन्होंने टोटल वेट फाइंड करने के लिए अपना वेटेड टीएफ ही यूज़ किया। इन्होंने आईडीएफ के साथ उसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं, इन्होंने नहीं किया, हमने करना है। अगर मिस ने कुछ भी नहीं कहा होगा ना, हमने करना है। अगर मिस ने एक्सप्लिसिटली कहा होगा कि आपने डॉक्यूमेंट के लिए आईडीएफ का नहीं इस्तेमाल करना, आपने डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, या आपने क्यूरी के लिए फ़लाँ चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो एक्सप्लिसिटली कहा होगा तो ठीक है हम कर देंगे, वरना हमने आईडीएफ यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आईडीएफ निकाल के हमने उसको वेटेड टीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे बाद टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट आने के बाद आपने इसको भी नॉर्मलाइज़ करना है, और जब नॉर्मलाइज़ हो जाएगा तो ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट का भी एक नॉर्मलाइज वेक्टर आ गया, हमारे पास क्यूरी का भी एक नॉर्मलाइज वेक्टर आ गया। अब आपने सिंपल एक काम करना है, इसका ना डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। 0 मल्टीप्लाई 0.52 0, 0.34 मल्टीप्लाई 0 0, 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.52 ये आ जाएगा 0.27, इसी तरह 0.7 मल्टीप्लाई 0.68 ये आ जाएगा 0.53। अब इन चारों टर्म्स को आपने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.8, और 0.8 ही इसका रैंक होगा। बस रैंकिंग का यही करना था हमने। हाँ, मैं चीज़ों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पहले फाइंड करना है रॉ टीएफ, और उसके बाद आपने वेटेड टीएफ फाइंड करना है। वेटेड टीएफ फाइंड करने के बाद आपने आईडीएफ भी फाइंड करना है, और आईडीएफ और वेटेड टीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने टोटल वेट फाइंड करना है। टोटल वेट को आपने नॉर्मलाइज कर लेना है। ये यार नॉर्मल सारा, ये आपने क्यूरी के लिए भी करना है, डॉक्यूमेंट के लिए भी करना है। हाँ, मिस ने अगर एक्सप्लिसिटली कहा होगा तो फिर आप निकाल सकते हो। एक्सप्लिसिटली अगर मिस ने कहा नॉर्मलाइज नहीं करना तो आप ना करो। एक्सप्लिसिटली मिस ने कहा कि आपका टोटल वेट जो है सिर्फ आपके वेटेड टीएफ पे डिपेंड करना चाहिए, तो ठीक है आप आईडीएफ भी के साथ मल्टीप्लाई ना करो। इस तरह है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 से हम इक्विवेलेंसेस करने लगे। तकरीबन 8 या 10 इक्विवेलेंसेस हैं। पहली इसमें आ जाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, अगर आप अपनी प्रोपोजिशन का एंड लेते हो ट्रू के साथ तो फिर वो प्रोपोजिशन सेम ही रहती है। इसी तरह अगर आप अपनी प्रोपोजिशन का और लेते हो फॉल्स के साथ तो आपकी प्रोपोजिशन सेम रहती है। ये होती है आइडेंटिटी। फिर आपकी दूसरी होती है डोमिनेशन। डोमिनेशन में क्या है, अगर आप अपनी प्रोपोजिशन का और लेते हो ट्रू के साथ तो फिर वो ट्रू हो जाती है, और अगर आप अपनी प्रोपोजिशन का एंड लेते हो फॉल्स के साथ तो फिर वो फॉल्स हो जाती है। ये आपकी है डोमिनेशन की प्रॉपर्टी। फिर आपकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में क्या, अगर आपने पी का और लिया पी के साथ, या फिर पी का फॉल्स लिया, पी का एंड लिया पी के साथ ही, तो फिर वो पी ही रहेगा। इस चीज़ को कहते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर आती है डबल नेगेशन प्रॉपर्टी। डबल नेगेशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो दफ़ा एक चीज़ का, एक प्रोपोजिशन का अगर नेगेटिव लिया जाए तो फिर वो प्रोपोजिशन वही रहती है। फिर आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर पी और क्यू कर लो या क्यू और पी कर लो तो चीज़ सेम ही रहती है। इसी तरह पी एंड क्यू कर लो या फिर क्यू एंड पी कर लो, वो चीज़ वही है। फिर आ जाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है पी और क्यू और आर, यहाँ पे क्यू और आर पहले कर लो, या फिर पी और क्यू करके फिर बाद में आर कर लो, तो ये चीज़ सेम है। इसी तरह एंड के लिए है। फिर आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह के आपका अगर बाहर और है और अंदर एंड है तो फिर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अंदर। वो इस तरह से हो जाएगा पी और क्यू एंड पी और आर, और इसी तरह आप एंड को भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी हम और को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर आपके पास आ जाता है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में अगर आपकी बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे अगर पी और क्यू है ना अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट जब हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर एंड होता तो दरमियान वाला साइन और हो जाना था। और उसके बाद आपकी आ जाती है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप पी का और लेते हो पी एंड क्यू के साथ तो फिर भी उसने पी रहना है, या फिर आप पी का एंड लेते हो पी और क्यू के साथ तो फिर भी उसने पी रहना है। ये आपकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। और लास्ट पे आपकी आ जाती है नेगेशन प्रॉपर्टी। नेगेशन प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर पी का और लेते हो आप, लास्ट आपकी नेगेशन प्रॉपर्टी है। इसमें कहते हैं कि अगर पी और नेगेशन पी का और हो रहा है तो वो ट्रू आ जाता है, और अगर पी और नेगेशन पी का एंड हो रहा है तो वो फॉल्स आ जाता है। अब हम करेंगे इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होती है, आपने इस तरह का साइन देखा होगा। इम्प्लीकेशन में यहाँ पर जो भी चीज़ होती है उसको प्रीमिस कहते हैं, यहाँ पर बॉडी कहते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ होती है उसको हेड कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल इस तरह से है कि अगर पी और क्यू लिखा हुआ है ना, तो अगर तो पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो सिर्फ उसी सूरत में पूरी इम्प्लीकेशन फॉल्स होगी, वरना हर दूसरे केस में ये इम्प्लीकेशन ट्रू ही होगी। अगर इधर फॉल्स आ रहा है ना
तो आपने आंखें बंद करके कह देना कि पूरी इम्प्लीकेशन ट्रू ही है। और अगर इधर ट्रू आ रहा है और इधर भी ट्रू है तो फिर भी ट्रू है। सिर्फ एक में फॉल्स है अगर इधर ट्रू है और इधर फॉल्स है। और इसी तरह आपके पास है आपकी बाई कंडीशनल का साइन इस तरह से है। और बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बनता है कि अगर तो दोनों जगह पे ट्रू है तो फिर ट्रू आ जाता है, और अगर दोनों जगह फॉल्स है फिर भी ट्रू आ जाता है। अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर फॉल्स आता है। ये बाई कंडीशनल आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद कुछ इक्विवेलेंसेस की बात करनी थी। पहले हम इम्प्लीकेशन की इक्विवेलेंसेस की बात करते हैं। पी देन क्यू अगर होगा ना तो उसको हम इक्वल कर सकते हैं नेगेशन पी और क्यू के। पी देन क्यू को हम नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी के भी इक्वल कर सकते हैं। इसको कॉन्ट्रापोजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और पी देन क्यू को हम इसके इक्वल भी कर सकते हैं। अगर हमने पी देन क्यू को में पी और क्यू के दरमियान ऐड लाना है तो उसका ये तरीका है। अगर हमने पी और क्यू के दरमियान और लाना है उसका ये तरीका है। फिर इससे हम ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कैसे कि यहाँ पर पी के साथ नेगेटिव था तो आपने ये करना है कि पी की वैल्यू को इन्वर्स कर देना है ओवरऑल अपने पूरे वर्ड में। पूरा जो आपका मॉडल है उसके अंदर पी की वैल्यू को इन्वर्स कर देना है तो यहाँ पर वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस ख़राब नहीं होगी, उसकी टेंशन ना लें। तो आपका नेगेटिव इधर आ गया। अब ये नेगेशन पी दैन क्यू बन गया इक्वल पी और क्यू के। और इसी तरह इससे आपकी ये वाली वैल्यू ड्राइव हुई है कैसे कि अब आपने क्यू अपने मॉडल में क्यू की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया, क्यू की ट्रूथ वैल्यू को, तो यहाँ पर जो नेगेशन था वो हट गया और यहाँ पर नेगेशन आ गया। और इसी तरह आपने दोनों साइड पर फिर नेगेशन ले लिया जिसकी वजह से ये वाली नेगेशन कट गई है और यहाँ पर नेगेशन आ गई है। तो ये देखें ये इससे ये चीज़ ड्राइव हुई है। अब आगे देखते हैं। पी देन क्यू और पी देन आर अगर हो और दरमियान में एंड आर हो तो पी देन क्यू एंड आर, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो दरमियान में आ जाएगी। ये वाली जो चीज़ है वो दरमियान में आ जाएगी, ये हो रहा है। लेकिन अगर आखिर बाद वाली जो डिफरेंट, अभी तो बाद वाली डिफरेंट आ रही है, अगर पहले वाली डिफरेंट आ रही है तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर हमने उसको इन्वर्स करके लगाना है। अभी जैसे यहाँ पर एंड है तो एंड की जगह हमने और लगा देना है। यहाँ पर और है तो और की जगह हमने एंड लगा देना है आर और एस के दरमियान। दोबारा बता देता हूँ, ये तो वो सिचुएशंस थी जहाँ पे आपका शुरू वाली वैल्यू एंटीसीडेंट सेम था, एंटीसीडेंट दोनों में सेम है, लेकिन आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिफरेंट है। तो कॉन्सिक्वेंस के दरमियान आपने यही वाला ऑपरेटर लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके जो शुरू वाली एंटीसीडेंट है वो डिफरेंट है, तो एंटीसीडेंट के दरमियान आपने इस ऑपरेटर का इन्वर्स करके लगा देना है। और उन्हें बाई कंडीशनल की इक्विवेलेंसेस देखनी है। पी और क्यू के दरमियान अगर बाई कंडीशनल एग्जिस्ट करता है ना तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी देन क्यू एंड क्यू देन पी। और दूसरी इसकी इक्विवेलेंस ये है कि वो उसकी ना डेफिनेशन से ड्राइव होती है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि या तो दोनों ट्रू हो तो फिर भी उस सूरत में ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स हो तो उस सूरत में भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखें दोनों ट्रू है तो ये ट्रू के इक्वल आ गई, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स के इक्वल, ये ट्रू के इक्वल आ गई। अब दोनों साइड पे चूँकि ट्रू आ गया तो ट्रू इक्वल्स टू ट्रू। अगली पे आते हैं। अगली भी उसी डेफिनेशन से ड्राइव हो रही है। डेफिनेशन क्या कहती है कि पी देन क्यू तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो, जब दोनों ट्रू हो या फिर जब दोनों फॉल्स हो। उसके बाद इधर आ जाते हैं। इधर क्या बात कर रहे हैं कि पी इधर भी डेफिनेशन से ड्राइव हो रहा है। डेफिनेशन यही कहती है कि पी और क्यू तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, मतलब दोनों बराबर हो, पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज़ बराबर हो। तो इसका नेगेशन क्या कहेगा, नेगेशन इसका ये कहता है कि पी और क्यू की वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी वो डिफरेंट हो। या तो फिर आप पी के साथ नेगेशन लगा दो या फिर आप क्यू के साथ नेगेशन लगा दो। रूल ऑफ इन्फ्रेंस अब हमने करने हैं। एक आपके पास पहला था आपके पास मॉडस पोनन। मॉडस पोनन कहता है कि अगर आपके पास पी एक प्रोपोजिशन ट्रू है और साथ आपको रूल एक दिया गया पी देन क्यू, तो आपको पता है कि क्यू भी ट्रू ही होगा। और मॉडस स्टोलन है वो कहता है कि अगर आपके पास नेगेशन क्यू ट्रू दिया गया और साथ आपके पास रूल है पी देन क्यू का, तो आपको पता है कि नेगेशन पी भी ट्रू ही होगा। वो किस तरह से कि पी देन क्यू का हमें पता है कि वो इक्वल होता है नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी के। तो नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी और साथ यहाँ पे नेगेशन क्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये तो मॉडस पोनन ही हो गया। तो यहाँ से नेगेशन पी हमने ट्राई कर लेना, तो ये टोलन है। फिर उसके बाद एक आ जाता है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। वो कहता है कि अगर आपके पास पी देन क्यू है और क्यू देन आर है तो आपको पता लग जाएगा पी देन आर है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और फिर उसके बाद है हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन।
हाइपोथेटिकल डिसजंक्शन में कहता है कि अगर पी और क्यू आपके पास एक क्लोज दिया गया और साथ आपको ये बताया गया कि इन दोनों में से कोई एक फॉल्स है, तो आपको अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि कोई दूसरा जो भी मौजूद है वो ट्रू है, तो यहाँ पे पी ट्रू होगा। फिर आपके पास एडिशन का आ जाता है। एडिशन का ये है कि अगर आपके पास पी ट्रू है तो आप पी के साथ और किसी भी चीज़ का ले लो, चाहे वो फॉल्स भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो जाए, वो फिर ओवरऑल ये कंजंक्शन ट्रू ही होगी, डिसजंक्शन सॉरी। फिर आपके पास एक आ जाता है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन कहते हैं कि अगर आपके पी एंड क्यू दो प्रोपोजिशंस हैं, उनका कंजंक्शन आपस में हो रहा है, तो दोनों ही को ही आप ड्राइव कर सकते हो। आप कह सकते हो पी भी ट्रू है, आप ये भी कह सकते हो क्यू भी ट्रू है। और सिंप्लीफिकेशन के बाद था आपके पास कंजंक्शन। कंजंक्शन कहता है कि अगर आपके पी ट्रू है और क्यू ट्रू है तो अल्टीमेटली पी एंड क्यू भी ट्रू है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रूल रेजोल्यूशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास यूनिट रेजोल्यूशन, एक आपके पास होती है फुल रेजोल्यूशन। यूनिट रेजोल्यूशन इस तरह से कि अगर आप पी और क्यू है और साथ आपको पी और क्यू मतलब कोई भी एक लंबी चौड़ी क्लोज आपको दी है, पी और क्यू और आर, आगे भी जितना मर्जी आगे चले जाओ, और साथ नेगेशन पी है, तो आपकी ये नेगेशन पी से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपके पास बची हुई क्लोज क्यू और आर और आगे जो कुछ भी था। ये हो गया आपका यूनिट रेजोल्यूशन। और फिर फुल रेजोल्यूशन आपकी इस तरह से है कि फुल रेजोल्यूशन का मैं आपको बता रहा था, पी और क्यू आपके पास एक क्लोज आ गई और आपके पास एक क्लोज है नेगेशन पी और आर, तो पी नेगेशन पी कैंसिल और बची हुई क्लोज आपके पास आगे आ जाएगी, जो कि आपकी कॉन्सिक्वेंस होगी क्यू और आर। या यहाँ तक हमारे तमाम रूल ऑफ इन्फ्रेंस कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। आपके पास दिया गया एक है नेगेशन पी एंड क्यू, दूसरी आपके पास दी गई है आर देन पी, नेगेशन आर देन एस, एस देन टी, और आपने ड्राइव करना है टी को। कैसे करेंगे आप, पहले तो इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन लगा लेते हैं। आपके पास आ जाएगा यहाँ से नेगेशन पी, और फिर नेगेशन पी और आर देन पी के ऊपर हम मॉडस टोलन लगा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेशन आर। और नेगेशन आर और नेगेशन आर देन एस के ऊपर हम मॉडस पोनन लगा सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एस। एस और एस देन टी के ऊपर हम मॉडस पोनन लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास टी ड्राइव हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। एक हम रेजोल्यूशन की एग्जांपल कर सकते हैं। रेजोल्यूशन एक काफ़ी पावरफुल रूल ऑफ इन्फ्रेंस है, ये अकेला ही आपकी सारी एक स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है। कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी प्रूफ हो, ये अकेला काफ़ी है उसको ट्रू साबित करने में, उसको फॉल्स साबित करने में। तो इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, पी एंड क्यू और आर, और दूसरा है आपके पास आर देन एस। अगर आपने इसको रेजोल्यूशन से प्रूव करना तो पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपने हर एक स्टेटमेंट को पहले क्लोज की सूरत में किया। क्लोज क्या होता है, क्लोज कुछ नहीं, बस प्रोपोजिशंस के दरमियान अगर और आ रहा है ना तो उसको क्लोज कहेंगे, सिंपल। इसको अगर मैं क्लोज में कन्वर्ट करूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा और की इसके अंदर, तो ये बन जाएगा पी और आर एंड क्यू और आर। अब मेरे पास एक क्लोज ये आ गई, एक क्लोज ये आ गई, और आर देन एस को अगर मैं करूँगा क्लोजेस में तो ये बन जाएगी नेगेशन आर और एस। ठीक है, मेरे पास ये तीन स्टेटमेंट्स आ गई, तीन क्लोजेस आ गई। अब इसके ऊपर मैं रेजोल्यूशन अप्लाई करता हूँ, किसके ऊपर अप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस आ गए। कॉन्सिक्वेंस मैंने लिखी नहीं थी, सॉरी। कॉन्सिक्वेंस हमने निकालनी है कि पी और एस आना चाहिए। पी और एस किस तरह लें, एक इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और इसके दरमियान रेजोल्यूशन लगा दो, यहाँ से आर कट जाएगा, यहाँ से नेगेशन आर कट जाएगा, तो पी और एस आ जाएगा। तो ठीक है, हमने क्लोजेस की टाइप्स देख लेते हैं। पहली टाइप है आपके पास यूनिट क्लोज। यूनिट क्लोज क्या आपके पास होती है, सिंपल एटॉमिक प्रोपोजिशन। अब आप पूछोगे एटॉमिक प्रोपोजिशन में तो डिसजंक्शन आ ही नहीं रही, तो हम इसको क्लोज क्यों कह रहे हैं। दरअसल इसमें इम्प्लिसिट डिसजंक्शन एक्सिस्ट करती है। आप पी को ट्रांसलेट कर सकते हो, पी और पी कह सकते हो इसको, तो मतलब इम्प्लिसिट डिसजंक्शन इसमें है। फिर इसकी दूसरी एक टाइप होती है हॉर्न क्लोज। हॉर्न क्लोज की फिर मज़ीद आगे से दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इसमें गोल क्लोज, एक इसमें होती है डेफिनेट क्लोज। गोल क्लोज होती है कि जिसके अंदर जितनी भी प्रोपोजिशंस आ रही हैं, जितनी भी आपके टर्म्स आ रही हैं, वो तमाम की तमाम ही फॉल्स हैं। जैसे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, ये आपके पास होगी गोल क्लोज, क्योंकि इसमें ज़ीरो ट्रू प्रोपोजिशन है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली वन ट्रू प्रोपोजिशन हो, जैसे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर, यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि ट्रू है और बाकी जितनी भी है वो फॉल्स है, तो इसको हम कहेंगे डेफिनेट क्लोज है। अब डेफिनेट का ना आपको दो प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ।
एक प्रॉपर्टी यह है कि क्लोज्ड है। ये क्लोज से मुराद अगर आपने दो डेफिनेट क्लोजेस का आपस में रेजोल्यूशन किया है ना, रेजोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। एक आपके पास है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर, और दूसरी आपके पास है नेगेशन ए और नेगेशन बी और नेगेशन आर। तो यहाँ पर आर और नेगेशन आर कट जाएंगे और जो आपके पास नई बनेगी वो बनेगी आपके नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और ए और नेगेशन बी। तो इस तरह से देखो, अब आपने दो जब होम क्लोजेस का आपस में, दो डेफिनेट क्लोजेस का जब आपस में आपने रेजोल्यूशन किया, तो जो नई क्लोज आई वो खुद में एक होम क्लोज थी, सॉरी डेफिनेट क्लोज थी होम क्लोज कही जा रहा हूँ। दरअसल हर डेफिनेट क्लोज आपकी होम क्लोज है, लेकिन हर होम क्लोज आपकी डेफिनेट क्लोज नहीं हो सकती। मैं डेफिनेट और होम को मिक्स करी जा रहा हूँ, सॉरी। और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये है कि आप अपनी डेफिनेट क्लोज को एक इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर, जिसमें सिर्फ एक आपका प्रोपोजिशन ट्रू था। अब आप यहाँ पर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू को आप इस तरह से लिख सकते हो, नेगेशन पी एंड क्यू। आप नेगेशंस को बाहर ले गए हो, लिख सकते हैं आप इस तरह। अब आपको पता है कि नेगेशन ए और बी अगर लिखा हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, ए देन बी। तो क्या हम इसमें भी इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं? हाँ। तो ये बन जाएगा आपके पास पी एंड क्यू देन आर। ठीक है, तो हमने अपनी डेफिनेट क्लोज को एक इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, रेजोल्यूशन क्लोजर क्या होता है। आपके पास कुछ सेट ऑफ क्लोजेस थे। एक उसमें से क्लोज कह लें पी और क्यू था, एक उसमें से क्लोज आपके पास था नेगेशन पी और आर था, फिर आपके पास एक क्लोज था नेगेशन क्यू और एस था। मतलब इसी तरह आपके पास ज़्यादा सारे क्लोज थे। ये आपके पास इनिशियल सेट है। तो अब इस इनिशियल सेट में से जो आप मज़ीद रेजोल्यूशन करके मज़ीद जो क्लोजेस निकालोगे, तो वो जो मज़ीद क्लोजेस बनेंगे प्लस ये जो आपके पास पहले से क्लोज पड़ेंगे, इन सारों का मजमुआ मिलके बनेगा उसका रेजोल्यूशन क्लोजर। और रेजोल्यूशन क्लोजर हमेशा फाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट नहीं होता। कभी ना कभी आगे इस तरह होगा कि आपका रेजोल्यूशन क्लोजर मज़ीद नहीं बन पाएगा। अभी मैं बना के दिखाता हूँ। पी और क्यू और नेगेशन पी और आर से आपके पास एक क्लोज बन जाएगी क्यू और आर, और इसी तरह आपके पास पहली और तीसरी क्लोज से आपके पास बन जाएगी पी और एस। और अब हाँ, मज़ीद नहीं कोई बन रही, नहीं बन रही है। इस वाली और इस वाली से बन जाएगी आपके पास आर और एस, आर और एस। अब मज़ीद देखें कोई बन रही है। मतलब इसी तरह आपने बनाते जाना और वक्त आएगा कि मज़ीद नहीं बन पाएगी। मेरे ख्याल से बस इतना ही है इसका रेजोल्यूशन क्लोजर। ये 6 पर इसका रेजोल्यूशन क्लोजर मुश्तमिल है। अब हमने कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म पढ़नी है। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इस तरह से होती है कि आपके पास कुछ n नंबर ऑफ क्लोजेस होती है और उन क्लोजेस के दरमियान एंड ऑपरेशन लगाता है। जैसे क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3, इन सब के दरमियान एंड ऑपरेशन है। इसकी एग्जांपल ये है, पी और क्यू एक क्लोज है, क्यू और आर दूसरी क्लोज है, आर और एस तीसरी क्लोज है, इन सब के दरमियान एंड है। ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। फिर एक होती है के कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। के यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होगी ना, इसकी हर एक क्लोज में ना एट मैक्स के प्रोपोजिशंस हो सकती हैं। मसलन अगर के की वैल्यू 2 है तो आपकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हर एक क्लोज में एट मैक्स 2 होंगे, या 1 होंगे या 0 होंगे। मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्रोपोजिशंस। और ग्राउंड रेजोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर तो आपकी सी एन एफ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये टोटल आपकी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन ही है ना अंदर खाते, तो अगर ये आपकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है अगर ये फॉल्स है, तो फिर आपकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की जो रेजोल्यूशन क्लोजर होगी उसके अंदर एक एम्प्टी क्लोज पड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपकी सी एन एफ की रेजोल्यूशन क्लोजर में एक एम्प्टी क्लोज पड़ा होगा तो आप कह सकते हो कि आपकी सी एन एफ फॉल्स है। दोनों तरीक़ों से आप कह सकते हो, इस तरह से भी कह सकते हो और इस तरह से भी कह सकते हो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसको दोबारा बता देता हूँ, शायद नहीं समझ लगी। मैंने कहा कि अगर आपकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉल्स है ना, तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की रेजोल्यूशन क्लोजर में एक एम्प्टी क्लोज पड़ा होगा। और फिर मैंने कहा कि अगर आपकी रेजोल्यूशन क्लोजर में एक एम्प्टी क्लोज पड़ा हुआ है तो मतलब उसमें उसका जो सी एन एफ है वो फॉल्स है। एग्जांपल इसकी ये है, पहली क्लोज दूसरी क्लोज तीसरी क्लोज, आप इन दोनों के जरिए से एक नई क्लोज निकालो तो वो निकलेगी बी, और फिर
इन दो के अंदर से एक नई क्लोज निकाल लो तो फिर आपके पास एक एम्प्टी क्लोज आ जाएगी। एम्प्टी क्लोज का मतलब होता है फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स आ गया और इन सब के दरमियान चूँकि एंड आ रहा है तो आपको पता है एंड में जब एक भी फॉल्स आ जाए तो पूरी की पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि कंपाउंड नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा हूँ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉल्स हो जाती है फिर। और इस थ्योरम को हम कहते हैं ग्राउंड रेजोल्यूशन थ्योरम, और ये काफ़ी काम का थ्योरम है, ये आगे काम आएगा। मैंने आपको वर्ड, मॉडल और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझाना है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो दूंगा। एक पार्क का सिनेरियो ले लेते हैं। ये एक पार्क है। पार्क एक हमारा वर्ल्ड है। उसमें से मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की। ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि पार्क में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ, और उनकी तादाद को जो मैं सम करूँ तो वो 4 बनती है। उस ऑब्जर्वेशन को मैंने लिख दिया x+y=4। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरा मैंने ऑब्ज़र्व ये किया कि लड़कों की तादाद लड़कियों से 2 यूनिट ज़्यादा है, तो उस ऑब्जर्वेशन में मैंने लिख दिया x-y=2। तीसरी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ तो लड़कों की तादाद या लड़कियों की तादाद 1 है, यहाँ तो लड़कों की तादाद 1 है, यहाँ फिर लड़कियों की तादाद 1 है, x=1 और y=1। ये मेरी 3 ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशंस और भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये 3 ही कंसिडर किए हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस में से मैंने अपने एटॉमिक वेरिएबल्स निकाल दिए। एटॉमिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या एटॉमिक प्रोपोजिशंस भी हो सकती हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक्स वाई हैं, वैसे ज़्यादा हो सकती हैं। अब इन दोनों की आगे से कोई डोमेन होगी। फ़िलहाल भी इसकी इन्फिनिट डोमेन है, एक्स की भी और वाई की भी, लेकिन इसकी फाइनाइट डोमेन भी हो सकती है। अगर हमारे पास प्रोपोजिशंस होना तो उसकी तो फिर डोमेन सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही हो सकती है। फ़िलहाल हमारे पास इन्फिनिट डोमेन है। हमने क्या किया, इस डोमेन के मद्देनज़र इसके कुछ कॉम्बिनेशन बना लिए। जैसे एक कॉम्बिनेशन बनेगा x=1 y=1, एक कॉम्बिनेशन बनेगा x=1 y=2, और इसी तरह करते करते एक कॉम्बिनेशन बनेगा x=2 y=2, और यूँ ही एक कॉम्बिनेशन कहीं पे बनेगा x=3 y=1। खैर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ पर बनने वाला हर एक कॉम्बिनेशन को मैं एक मॉडल कह रहा हूँ, वर्ल्ड मॉडल कह रहा हूँ, और यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं सेंटेंस कह रहा हूँ, हर एक फैक्ट को मैं सेंटेंस कह रहा हूँ। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। अब सेंटेंस जो है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसका ट्रू या फॉल्स होना डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये आपका मॉडल 3 जो है और मॉडल 4 जो है, ये सेंटेंस 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई आपका मॉडल किसी सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, हम कहेंगे कि वो उस सेंटेंस का ही मॉडल है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा M3 एंड M4 आर द मॉडल्स ऑफ S1, इस तरह। और S1 के साथ ना फिर एक मॉडल सेट एसोसिएट होगा। S1 का एक मॉडल सेट होगा, उसको मैं कहूँगा MS1। S2 का एक मॉडल सेट होगा, उसको मैं कहूँगा MS2, इसी तरह। तो ये मॉडल सेट है क्या? मॉडल सेट में ना दरअसल एक सेट है तमाम उन मॉडल्स का जो कि सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिलहाल MS1 = M3 एंड M4। सेंटेंस के लिए 3 टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करनी थी, सिंटैक्स, सिमेंटिक और ग्रामर। सिंटैक्स क्या होता है? ये बताता है कि आपका सेंटेंस अलोड है कि नहीं है। सिंटैक्स के मुताबिक ये डिसाइड होगा। सिमेंटिक आपके सेंटेंस का मीनिंग बताता है। वो बताता है कि आपका सेंटेंस किस सूरत में ट्रू होगा और किस सूरत में फॉल्स होगा। ग्रामर जो है आपको तरीका बताती है किस तरह से आप एक अलोएबल सेंटेंस बना सकते हो। एक सेंटेंस वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, सेटिस्फाइबल हो सकता है। वैलिड सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि हर पॉसिबल मॉडल के लिए ट्रू हो, यानी वो टोटोलॉजी हो। और सेंटेंस इनवैलिड भी हो सकता है, यानी वो हर पॉसिबल मॉडल के लिए फॉल्स हो, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो, या इसका एक और नाम है अनसेटिस्फाइबल। फिर एक सेंटेंस आपका सेटिस्फाइबल भी हो सकता है, वो तब जब कम से कम एक मॉडल, एटलीस्ट वन मॉडल, वो उसके लिए ट्रू हो। तो इसके लिए ये चेक करने के लिए एक सेट टेस्ट होता है कि आपका सेंटेंस सेटिस्फाइबल है कि नहीं है, और ये टेस्ट जो है NP कंप्लीट है, यानी ये टेस्ट करना मुश्किल है। फिर यहाँ पर आपकी 2 बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहली आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि अगर तो आपकी कोई ए नामी प्रोपोजिशन वैलिड है ना, तो -a जो होगा वो अनसेटिस्फाइबल होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे वे में कि -a ठीक है अनसेटिस्फाइबल था। अनसेटिस्फाइबल का मतलब होता है कि तमाम मॉडल्स के लिए फ़ॉल्स है। अगर -a तमाम मॉडल्स के लिए फ़ॉल्स है मतलब a तमाम मॉडल्स के लिए ट्रू होगा, और अगर a तमाम मॉडल्स के लिए ट्रू है तो मतलब a वैलिड है। तो ठीक है, पहली आगे समझ। दूसरी क्या कह रही है, अगर a सेटिस्फाइबल है तो -a जो है वैलिड नहीं है। अब इसको भी मैं दूसरी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। -a वैलिड नहीं है, यानी कोई एक जगह है जहाँ पे -a फॉल्स आ रही है, यानी वो कोई एक जगह है जहाँ पर a जो है ट्रू आ रहा है, और कोई एक जगह है अगर जहाँ पे a ट्रू आ रहा है तो मतलब a सेटिस्फाइबल है। इंटेलमेंट अब हमने पढ़ना है। इंटेलमेंट का ये सिंबल है। जब भी मैं कहूँगा ना कि S1 इंटेल्स S2, तो वहाँ पर मेरा कहने का मतलब होगा कि जो S1 का जो मॉडल सेट है वो सबसेट होगा S2 के मॉडल सेट के।
एग्जाम्पल इसकी ये है कि फ़र्ज़ करें S1 का मॉडल सेट था, उसके अंदर M1 आ रहा था और M2 आ रहा था, 2 मॉडल आ रहे थे। और S2 का जो मॉडल सेट था उसके अंदर M1, M2 और M3 आ रहे थे। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है। और एक और चीज़ मैं बतानी थी कि S1 और S2 हैं, ये एटॉमिक सेंटेंसेस भी हो सकते हैं या ये कंपाउंड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। और जब भी आप कहोगे ना कि S1 इंटेल कर रहा है S2 को, तो इसका एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब इसका ये है कि हर वो मॉडल जो कि S1 को सेटिस्फाई कर रहा है वो S2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये इसको इंटरप्रेट करने का दूसरा तरीका है। और फिर अब मैंने पढ़ाना है डिडक्शन थ्योरम। डिडक्शन थ्योरम ये कहता है कि अगर तो आपका S1 कंडीशनल S2 ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा वैलिड होगा, तो आपने कह देना कि S1 इंटेल्स S2। या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ में इस तरह से कह दो कि अगर आपका S1 एंड नेगेशन S2 हमेशा फॉल्स हो रहा है तो फिर भी आप यही बात कह सकते हो। मतलब S1 इंटेलमेंट S2 को प्रूव करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस चीज़ को प्रूव कर दो कि S1 S2 इम्प्लीकेशन S2 हमेशा ट्रू रहता है, या फिर आप इस चीज़ को ट्रू कर दो कि S1 एंड नेगेशन S2 हमेशा फॉल्स रहता है। अब दूसरी चीज़ को प्रूव करने का ना काफ़ी आसान तरीका है, इसलिए हम दूसरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो ये है कि हम दूसरी के लिए ना ग्राउंड रेजोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। ग्राउंड रेजोल्यूशन थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। उसमें हम करते ये थे कि अगर आपके पास कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है ना, यहाँ पे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ही है। S1 एक कंपाउंड सेंटेंस है और S2 एक कंपाउंड सेंटेंस है। S1 और S2 अगर ये दोनों ही CNF फॉर्म हुई तो फिर इन दोनों का जो कंजंक्शन होगा वो भी एक CNF ही होगा ऑफकोर्स। तो अब आप उस रिजल्टिंग CNF का आप रेजोल्यूशन क्लोजर निकालें और उस रेजोल्यूशन क्लोजर में देखें क्या कोई एम्प्टी क्लोज आता है। अगर एम्प्टी क्लोज आ जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये पूरा का पूरा CNF ही फॉल्स हो रहा है। और अगर ये पूरा CNF फॉल्स हो रहा है तो मतलब आपने बात प्रूफ कर दी कि S1 इंटेल्स S2। ठीक है, अब आगे मैंने मोनोटोमिसिटी कहती है कि अगर S1 इंटेल करा S2 को तो S1 यूनियन समथिंग वो भी इंटेल करेगा S2 को। और उसके बाद इक्वालिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A इंटेल कर रहा है B को और B इंटेल कर रहा है A को तो A B के इक्वल है। वम्पस वर्ड के बारे में हमने पढ़ना है। वम्पस वर्ड में आपके पास एक N/N ग्रिड है, आपका एक एजेंट है जो कि टाइल 1-1 पर है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पे भी हो सकता है। इनिशियली उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अब इस वम्पस वर्ड में आपके पास पिट्स भी हैं, खाइयाँ, और आपके पास एक वम्पस मॉन्स्टर है जो कि आपको खा सकता है। इसके अलावा आपके पास गोल्ड है जो कि आपको चाहिए और ये लेकर आपने निकलना है इस गेम में से। ये कुछ चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट की आपको समझ लग गया। एक्शंस बता देता हूँ। एक्शन इसका एक तो ये है कि ये गोल्ड को पिक कर सकता है। दूसरा एक्शन इसका ये है कि मूव फॉरवर्ड कर सकता है। और तीसरा एक्शन इसका ये है कि ये एक एरो चला सकता है वम्पस की तरफ। अगर वो वम्पस को लग गई तो वम्पस स्क्रीम करेगा और मर जाएगा। फिर इसके पास एक ऑप्शन होती है स्टीयर लेफ़्ट करने की और स्टीयर राइट करने की। अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे अगर ईस्ट से ये स्टीयर लेफ़्ट करता है तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। ये कुछ इसके एक्शंस हैं। फिर इसका वो स्टिमुलस भी है। स्टिमुलस ये है कि पिट के आसपास जो है ना ब्रीज चलती है, हवा चलती है जिसको ये डिटेक्ट कर सकता है। ब्रीज को डिटेक्ट कर सकता है। वम्पस के आसपास टेंच होती है जिसको ये डिटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा जिस टाइल पे गोल्ड पड़ा होगा उधर ग्लिटर फील होगा, उस ग्लिटर को ये फील कर सकता है। इसके अलावा अगर ये इस टाइल पे है और यहाँ से मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा तो ये बम्प करेगा दीवार की तरफ, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है तो ये बम्प को फील करेगा। और इसके अलावा जब ये वम्पस को मार देगा एरो से तो वम्पस जो स्क्रीम करेगा ये उस स्क्रीम को भी फील कर सकता है। तो ये इसका एक्शंस हो गए, इसके स्टिमुलस हो गया, इन्वायरमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया। इसकी परफॉर्मेंस में ये है कि अगर तो ये जीत जाता है, गोल्ड लेके फरार हो जाता है तो ठीक है, इसके +1000। अगर ये मर जाता है खाई में गिरने से, वम्पस को खा लेता है, -1000। -1 हर एक एक्शन के लिए, हर एक्शन, हर पॉसिबल एक्शन जो इसने किया उससे ना इसके पॉइंट्स -1 अप होते रहेंगे। और -10 है एरो चलाने के लिए। अक्सर का ऐसे भी होता है गेम एंड कर दो और अगर एरो पड़ी है, अगर एरो पड़ी रही है तो ठीक है, आपके पॉइंट नहीं डिडक्ट होंगे, और अगर एरो नहीं है तो आपके पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। वम्पस वर्ड की एक दफ़ा हम वॉक थ्रू देख लेते हैं। आपका जो एजेंट था वो 1-1 पे था। उसने वो ऊपर भी मूव कर सकता है और इस साइड पे भी मूव कर सकता है। लेट से वो इस साइड पे मूव किया, यहाँ पर आया और उसको यहाँ पे ब्रीज फील हुई। अब उसको पता है कि यहाँ तो यहाँ पर पिट है या फिर यहाँ पर पिट है। ठीक है, अब वो रिस्क नहीं ले सकता, ना वो ऊपर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो जाएगा वापस और ऊपर जाएगा बाद में। यहाँ पर उसको स्टेंच फील हुई। स्टेंच फील होकर उसको पता लगा कि या तो यहाँ पर वम्पस है या फिर यहाँ पर वम्पस है।
अब उससे अंदर अपने उसके एल्गोरिथम ने लॉजिक लगाई कि अगर तो यहाँ पर वम्पस होना होता तो फिर यहाँ पर भी स्टैंच आती, ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर पिट होनी होती तो फिर यहाँ पर भी ब्रीज आती। तो ये तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। इस कॉन्ट्राडिक्शन से वो ये अखज़ करता है कि ये वाली टाइल पर ना ही वम्पस है और ना ही यहाँ पर पिट है, यानी ये वाली टाइल सेफ़ है। तो मतलब पिट फिर किधर थी? पिट ये थी। वम्पस किधर था? वम्पस यहाँ पर था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब वो इधर था तो इधर उसको पता था कि यहाँ पर ब्रीज़ है, तो मतलब पिट यहाँ तो यहाँ है या यहाँ है। और जब वो इधर था तो इधर उसको स्टेंच फील हुई, मतलब उसको पता लगा कि वम्पस यहाँ है या यहाँ है। अब उसने अंदर अपने लॉजिक ये लगाई कि अगर तो यहाँ पर वम्पस होना होता तो फिर स्टेंच इधर भी आनी थी, और अगर यहाँ पर पिट होनी होती तो ब्रीज़ इधर भी आनी थी। तो मतलब यहाँ पर दोनों ही नहीं है, ओके है, यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद इसने इधर भी मूव कर सकता है और ये इधर भी मूव कर सकता है। लेट्स से ये इधर की तरफ मूव किया और इधर की तरफ मूव करके इसको यहाँ पर ग्लिटर फील हुआ, मतलब यहाँ पर गोल्ड है, इसने गोल्ड फाइंड किया और वापस आके इसने क्लाइंब बैक कर लिया और जीत गया +1000 पॉइंट्स। अक्सर का ऐसे होता है कि आपकी गेम सोल्वेबल ही नहीं होती। जैसे यहाँ पर गोल्ड इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पीटा है, यहाँ पर पीटा है, यहाँ पर पीटा और यहाँ पर वम्पस है, तो इस केस में तो आप गोल्ड को ले ही नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पर आपकी गेम ही अनसोल्वेबल हो जाएगी। अच्छा, इन्फ्रेंस का आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई अवेलेबल इन्फो है, उस अवेलेबल इन्फो की बना पर उस पर कोई रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगा के या जो भी आपने लॉजिक लगानी है, उस अवेलेबल इन्फो से आपने नई इन्फो निकालनी है, तो इस चीज़ को कहते हैं इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस की एग्जांपल है मॉडल चेकिंग। इन्फ्रेंस की प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ कि ठीक है, हमें पता लगा बारिश हो रही है, तो इस अवेलेबल इन्फो से हमने नई इन्फो ये अखज़ की कि अगर बारिश हो रही है तो पत्ते भीग गए इस तरह से, या कपड़े भीग गए, तो ये भी इन्फ्रेंस ही है जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज बेस क्या होती है? नॉलेज बेस होती है सेंटेंसेस का मजमूआ। सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस जो कि ऑलरेडी मौजूद थे, जिनको आपने आइदर एक्सपीरियंस से निकाला था या रूल से निकाला था। एक्सपीरियंस की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आपका एजेंट था, वो वम्पर्स वर्ल्ड में कोई 1000 दफ़ा उसने खेला, 1000 दफ़ा वॉक थ्रू किया और उसको पता लगा कि यार टाइल 1-2 पे तो कभी पिट होती ही नहीं है, या टाइल 1-2 पे तो कभी वम्पर्स होता ही नहीं है। तो उसने इस एक्सपीरियंस की बना पर ये कह दिया कि टाइल 1-2 कांट हैव अ वम्पर्स या कांट हैव अ पिट। अब ये एक्सपीरियंस से बताई गई बात ठीक भी हो सकती है या वो गलत भी हो सकती है। दूसरा है रूल्स। रूल्स की एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हमने ये बात नहीं बताई थी कि पिट के इर्द गिर्द हमेशा ब्रीज होगी और वम्पर्स के इर्द गिर्द हमेशा स्टेंच होगी, तो ये रूल्स ही तो थे। तो बात यह है कि आपके जो प्री डिफाइंड सेंटेंसेस हैं वो आइदर एक्सपीरियंस से आ सकते हैं या वो रूल से आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इन्फ्रेंस सेंटेंसेस की। इन्फ्रेंस सेंटेंसेस जो है इन्फ्रेंस मॉडल्स के ज़रिए से आते हैं, उन्हीं में से एक है मॉडल चेकिंग। मॉडल चेकिंग को आगे बढ़ेंगे। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझना। अगर आपका नॉलेज बेस किसी सेंटेंस को इंटेल करता है तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि वो सेंटेंस ट्रू है। अभी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ए इंटेल कर आता है बी को, तो इसका मतलब होता है कि ए और बी के दरमियान इम्प्लीकेशन है और ये हमेशा वैलिड रहेगी। ये हमने पीछे पढ़ा है। अब चूँकि ए इम्प्लीकेशन बी हमेशा वैलिड रहेगी और हमें ये भी पता है कि ए को हमेशा वैलिड कंसीडर किया जाएगा, तो अगर ये ए ट्रू है और ए इम्प्लीमेंटेशन बी भी ट्रू है, तो सारी बात है बी को भी ट्रू ही होना पड़ेगा, बी भी फॉल्स नहीं हो सकता। अगर बी फॉल्स हो गया तो फिर ये पूरी इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगी। डेट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर के भी इंटेल कर रहा है एस को, तो एस हमेशा ट्रू ही होगा। मॉडल चेकिंग में क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज बेस है, जो कि सेट ऑफ सेंटेंसेस है, आपने उसका मॉडल सेट निकाल लेना है। मॉडल सेट मतलब तमाम वो मॉडल्स निकाल लेने हैं जिसके लिए नॉलेज बेस ट्रू है। लेट से वो है मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, 3 मॉडल्स निकल है। और लेट से हमारे पास 3 टोटल सेंटेंसेज हैं, S1, S2, S3 वर्ल्ड के। अब हमने करना ये है कि हमने बारी बारी के सेंटेंस उठाने हैं, हमने देखना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि इन तीनों मॉडल से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है जो कि केबी के पूरे मॉडल सेट से ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लेट से वो है S1 के लिए हमने M1 से चेक किया तो फिर भी ट्रू था, M2 से चेक किया फिर भी ट्रू था, M3 से चेक किया फिर भी ट्रू था। तो हम कहेंगे कि KB इज़ इंटेलिंग S, और अगर KB इज़ इंटेलिंग S देन S इज़ ट्रू, और अगर S इज़ ट्रू तो हम S को KB में डाल देंगे। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि KB इज़ इंटेलिंग S? ये मैंने इस बेस पे कहा, हमने पहले पढ़ा था कि इफ़ एवरी मॉडल दैट सेटिस्फाइज A आल्सो सेटिस्फाइज B देन A इज़ इंटेलिंग B। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था।
यहाँ पे वही चीज़ तो हो रही है ना कि हर वो मॉडल जो कि के बी को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो वो S1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो S1 को भी ट्रू कर रहा है, तो मतलब के बी इज इंटेलिंग S1, सिंपल। अच्छा, मॉडल चेकिंग हमने देख तो लिया, लेकिन मॉडल चेकिंग का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मॉडल चेकिंग जो है हमने दो नए मॉडल्स निकाले, एक है फॉरवर्ड चेकिंग और बैकवर्ड चेकिंग। इन दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी मॉडल चेकिंग के मुकाबले में काफ़ी कम है, ये OFN है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब फॉरवर्ड चेकिंग जो है वो डाटा ओरिएंटेड अप्रोच पर चलता है, बैकवर्ड चेकिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड अप्रोच पर चलता है। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आ सकते हैं, तो याद कर लेना। अब फॉरवर्ड चेकिंग और बैकवर्ड चेकिंग को ना वर्क करने के लिए एंड और डायग्राम की ज़रूरत होती है, और एंड और डायग्राम जो है वो होल्ड प्रोसेस के ज़रिए से बनती है। यानी हम कह सकते हैं कि FC और BC को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हमारी नॉलेज बेस में लाजमी तौर पर सिर्फ और सिर्फ होल्ड क्लोजेस होनी चाहिए। अगर होल्ड क्लोजेस नहीं होंगे तो आपका एंड और डायग्राम नहीं बनेगा, और एंड और डायग्राम नहीं बनती तो FC और BC का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब एंड और डायग्राम होती क्या है उसको बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नॉलेज बेस है जिसके अंदर जितनी भी मेरी प्रोपोजिशंस हैं, रूल्स हैं, वो सारे के सारे क्लोजेज हैं, होल्ड क्लोजेज हैं। ये भी एक होल्ड क्लोज है, क्यों? क्योंकि नेगेशन P और Q के बराबर है। ये भी एक होल्ड क्लोज है, क्यों? क्योंकि ये बराबर है नेगेशन L और नेगेशन M और P के बराबर है। और इसी तरह ये सारे भी होल्ड क्लोजेज हैं, और ये यूनिट होल्ड क्लोजेज हैं या एटॉमिक होल्ड क्लोजेज को कह लो। अब इन होल्ड क्लोजेज के ज़रिए से मैं एक एंड और डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एटॉमिक होल्ड क्लोजेज उठाई और उनको एज अ लीव इस्तेमाल किया, A और B नीचे आ गए। फिर मैंने देखा A और B के मिलने से क्या बन रहा है, A एंड B से L बन रहा है, तो ठीक है, मैंने एक आर्क लगाई और L। और अब मैंने देखा कि L और B के मिलने से क्या बन रहा है, ये B है। L और B के मिलने से M बन रहा है, M लिख दिया। अब मैंने देखना है कि M और L के मिलने से P बन रहा है, ठीक है, मैंने इधर P लिख दिया। और फिर मैंने देखा कि P और A के मिलने से L बन रहा है, ठीक है, P और A के मिलने से L बन रहा है। और कोई बच गया? और ये वाला शायद बच गया, P से Q बन रहा है। और देख लूँ तो कोई बच तो नहीं गया, A और B से L बन रहा है। फॉरवर्ड चेनिंग में हम ये करते हैं कि हम अपने एटॉमिक होल्ड क्लोजेस से अपने गोल तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी यहाँ पर A B हमारे एटॉमिक होल्ड क्लोजेस से A B से हम L पे गए, फिर B और L से हम M पे गए, फिर L और M से हम P पे गए, फिर P से हम Q पे गए। Q तक चले गए तो मतलब Q हमारा इन्फर हो गया किसके ज़रिए से, हमारे A और B के ज़रिए से, और A और B किधर थे, हमारी नॉलेज बेस में। तो सिंपल थी फॉरवर्ड चेन। इसी तरह आपकी फिर बैकवर्ड चेन है। बैकवर्ड चेन में क्या होता है कि आपने अपने गोल से अपने एटॉमिक होल्ड क्लोजेस की तरफ जाना है। वो कैसे? अब आप देखें Q कब ट्रू हो सकता है, Q तब ट्रू हो सकता है जब P ट्रू होगा। तो मतलब हमारा अब गोल है कि अब हमने Q को नहीं साबित करना, अब हमने P को ट्रू साबित करना है। अब P कब ट्रू होता है? P तब ट्रू होता है जब L और M ट्रू होता है। यानी अब हमने P को नहीं साबित करना, अब हमारा मकसद है कि हमने L और M को ट्रू साबित करना है। अब L कब ट्रू होता है? L तब ट्रू होता है जब A और B ट्रू होता है, और A और B तो ऑलरेडी ट्रू थे, तो मतलब L ट्रू हो गया। ओके, और L और B के ज़रिए से हमने M को भी ट्रू कर दिया। अब चूँकि L और M दोनों ट्रू हो चुके हुए हैं, मतलब P ट्रू हो चुका हुआ है, और अब चूँकि P ट्रू हो चुका हुआ है तो Q ट्रू हो चुका हुआ है। मैं दोबारा ना करा दूँ बैकवर्ड चेनिंग, दोबारा कराता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा था कि आपके गोल से हमने एटॉमिक होल्ड क्लोजेस की तरफ जाना है। हमने किया ये कि हमने देखा कि Q को हमने ट्रू साबित करना था, तो हमने कहा कि वो तब ट्रू साबित होगा जब P ट्रू होगा, और P कब ट्रू होगा, जब L और M ट्रू होगा। अब उनमें से L कब ट्रू होगा, जब A और B ट्रू होगा, जो कि वो है, तो ठीक है, L ट्रू हो गया। और M कब ट्रू होगा, जब L और B ट्रू हो गए, और L को तो हम अभी ट्रू करके आए हैं, और B भी ट्रू था, तो मतलब M भी ट्रू हो गया। अब चूँकि L और M दोनों ट्रू हो चुके हुए हैं, तो मतलब P ट्रू हो चुका हुआ है, और P जब ट्रू हुआ तो फिर Q भी ट्रू हो चुका हुआ है।